हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है पीडब्ल्यू के इस प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि हम लोग हमेशा करते हैं, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं लेक्चर नंबर 2। आज मैं ये वाला लेक्चर शुरू करने वाला हूं जिसमें यकीन 5.0 में हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स को डिस्कस करेंगे। लेक्चर नंबर 1 में हमने काफी चर्चा की है, हम लोगों ने बेसिक चीजों के बारे में पढ़ लिया इस चैप्टर के, कि भैया इस चैप्टर में सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो स्ट्रेस स्ट्रेन के बारे में समझना है। क्या होता है स्ट्रेस, क्या होता है स्ट्रेन, उसके बारे में समझना है। प्लस हम लोगों को क्या डिस्कस करना है इस चैप्टर में, इन दोनों के आपस के बीच का रिलेशन, स्ट्रेस स्ट्रेन का रिलेशन, जो कि हमें मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी देती है। हमने तीन तरीके के स्ट्रेस पढ़े, तीन तरीके के स्ट्रेन पढ़े। याद होगा आप लोगों को, लॉन्गिट्यूडनल, शियर और वॉल्यूमेट्रिक यानी कि हाइड्रोलिक, तीन तरीके के स्ट्रेस और स्ट्रेन पढ़े। इवन हम लोगों ने ये भी देखा था लॉन्गिट्यूडनल में भी दो तरीके के थे, एक टेंसाइल था, एक कॉम्प्रेसिव था। तो टेंसाइल कॉम्प्रेसिव दोनों पे हम लोगों ने चर्चा की है, राइट। आज भी हम लोग यही करेंगे, आज भी हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। आज भी हम काफी सवाल को सॉल्व करेंगे, बहुत सारे सवालों को आज भी हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चंस करने से जितनी हमारी प्रैक्टिस होती जाएगी उतना ही हमारा सब्जेक्ट निखरता जाएगा, ठीक है। सो रिसेंटली मैं आप लोगों के कमेंट्स भी गो थ्रू करता रहता हूं, तो जब मैंने अभी रिसेंटली गो थ्रू किए थे तो काफी बच्चे हैं जो क्वेश्चंस कर रहे हैं, एग्जाम्स में मार्क्स भी आ रहे हैं। बट इतना सारा करने के बाद भी एक दो बच्चे हैं जो ये कह रहे थे, आई थिंक, मुझे टू बी प्रिसाइज, मुझे मैं नाम नहीं बता रहा हूं, बट स्टिल एक बच्चे ने एक क्वेरी रेस की थी कि सर क्वेश्चंस कई बार हो जाते हैं, बट कई बार हम इतने सारे क्वेश्चंस कर लेते हैं कि आंसर याद हो जाते हैं। बेटा ये फैक्ट है कि बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने से आपको आंसर्स याद भी हो जाते हैं। तो ये कि नया कॉन्सेप्ट आया मेरे सामने कि सर इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए कि आंसर याद है, जब एग्जाम में आते हैं तो हम आंसर डायरेक्टली मार्क कर लेते हैं, वहां सॉल्व नहीं कर रहे। क्या इससे हमारा लॉस तो नहीं हो जाएगा? डेफिनेटली ये बहुत अच्छा पॉइंट उठाया एक बच्चे ने कि भाई अभी तो आपको आंसर याद है, बट एग्जाम में हो सकता है सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन मैच ना करे टेस्ट में, और एग्जैक्ट आंसर आपको ना याद आ रहा हो, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। सो कोशिश यही करें, जब आप एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आप क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम एक बार रफ कैलकुलेशन जरूर करें। चाहे आपको क्वेश्चन एग्जैक्ट याद हो, चाहे उसका आंसर डायरेक्ट याद हो। अब कई क्वेश्चंस होते हैं उनके एग्जैक्ट आंसर्स पता भी होते हैं, हमें याद हो जाते हैं, इतनी मेहनत करने के बाद, इतनी प्रैक्टिस करने के बाद ऐसा होगा भी। ये इसमें कोई गलत चीज नहीं है, ये हमारे लिए प्लस पॉइंट ही है, एग्जाम में भी हमारे लिए प्लस पॉइंट ही है। बट माइनस पॉइंट तब आ जाता है जब आप लोग कंसेप्ट से भटक जाते हैं। सो कंसेप्ट पे टिके रहना है, कंसेप्ट को नहीं हमें हिलाना है। प्लस ऐसा भी मुमकिन है कि हम सारे वैरायटी के काफी क्वेश्चंस कर चुके हैं। अब हम बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं तो कोई नया क्वेश्चन बनता भी नहीं है, और हम डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज की तरफ अपना मुंह करते हैं और हमें लगता है कि शायद इसको इस बुक से देख लेते हैं। शायद कई बच्चे जेई मेंस की बुक्स उठा लेते हैं या एडवांस के क्वेश्चंस करने स्टार्ट कर देते हैं, वो नहीं करना है। आपसे वो क्वेश्चंस होंगे भी नहीं, क्योंकि उनमें कुछ कॉन्सेप्ट्स अलग यूज होगा। सो ये नहीं करना कि अगर आपने बहुत सारी प्रैक्टिस कर ली, 100 क्वेश्चंस कर लिए, इतनी भूख भी मत बढ़ाओ कि हम 300-400 क्वेश्चंस कर लें। क्या इतने क्वेश्चंस है ही नहीं। फिर जब आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन की सर्च में जाते हो तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं जो सही क्वेश्चंस नहीं है, या फिर वो नीट लेवल के नहीं है। सो आप रैंडम सोर्सेज की तरफ नहीं जाओ, जो ऑथेंटिकेट सोर्स है उनकी तरफ जाओ। अगर आपके एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं तो आप उसके बाद एग्जाम्पलर्स कर लो। अगर आपके एग्जाम्पलर के सारे सॉल्व हो गए हैं, डीपीपीस वगैरह आप सब कर चुके हो, तो फिर आप दूसरे चैप्टर की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि यही स्ट्रेटेजी है इस कॉम्पिटेटिव एग्जाम को क्रैक करने की भी। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत हजारों क्वेश्चंस एक ही लेक्चर के, एक ही चैप्टर के अटेंड करने हैं। उससे बेनिफिट क्या होगा बेटा? हमें पीएचडी नहीं करनी है हमें एक चैप्टर पे। हम लोगों को उसकी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, हम लोगों को एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए उसको पढ़ना है। सो यस, डेफिनेटली आई विल डेफिनेटली से दैट कि आप लोग कॉन्सेप्ट्स पढ़ो, बेसिक चीजें करो, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, एंड देन मूव ऑन टू नेक्स्ट चैप्टर। जब आपको लगे मेरा कॉन्फिडेंस अच्छा है, मेरे एग्जाम में मार्क्स आने लग गए हैं, देन मूव ऑन टू नेक्स्ट चैप्टर एज वेल। तो आप अगले चैप्टर की तरफ बढ़ सकते हैं, ज्यादा नहीं सोचना है। कई बार ओवर थिंकिंग भी तो गलत है ना बेटा, ठीक है। सोचते रहोगे कि क्या होगा, तो आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में मेहनत करना है। अगर आपने एक बार मेहनत कर ली, आपने अपनी अपनी हिस्से की जो भी आपने मेहनत है वो पूरी कर ली है, फिर आपको आगे बढ़ते जाना है, फिर आपको पलट के नहीं देखना है, राइट। सो आज इसी तरीके से हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। हमने काफी क्वेश्चंस लास्ट क्लास में प्रैक्टिस किए थे, डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के क्वेश्चंस किए थे। आज भी उन्हीं कॉन्सेप्ट के कुछ क्वेश्चंस मैं डिस्कस कराऊंगा, कुछ नए कॉन्सेप्ट्स लेके आऊंगा। आज सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है मैं आप लोगों को डिस्कस जो कराऊंगा, वो स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन के बीच का रिलेशन है। कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे स्ट्रेस लगाते हैं, उस पर एक्स्ट्रा लोड लगाते हैं, तो उसके स्ट्रेन में क्या फर्क पड़ता है उसके ग्राफ पे। टेंसाइल
तो यहाँ पे जो भी हम लोगों को स्ट्रेस मिलेगा वो टेंसाइल स्ट्रेस के बारे में होगा, यानी कि कैसे हम किसी ऑब्जेक्ट पे लोड लगा लगा के, उस पे वेट लगा लगा के उसका स्ट्रेस बढ़ाएंगे और बदले में उसका स्ट्रेन भी बदलेगा, और स्ट्रेस को जब घटाएंगे तो स्ट्रेन कितना घटेगा, इस वेरिएशन पे आज चर्चा की जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा एक्सपेरिमेंटल बेस भी है और इससे डिफरेंट प्रॉपर्टीज भी निखर के आती हैं। सो मैं चर्चा शुरू करता हूं। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूं उसको पढ़ाने में, उतना ही एक्साइटेड आपको भी होना चाहिए कि सर आज एक नया टॉपिक पढ़ाने वाले हैं। और ये जो टॉपिक आज मैं स्टार्ट करने वाला हूं, ये टू द ट्रैक एनसीईआरटी से उठाया गया टॉपिक है। एनसीईआरटी के शब्दों को इस्तेमाल करूंगा यहां मैं। तो जो भी थ्योरेटिकल वर्जन्स आपके सामने लेके आऊंगा, जो भी थ्योरी लेके आऊंगा, जो भी आपको बोर्ड पे रिटन थ्योरी मिलेगी, वो एनसीईआरटी से होगी। मैं अपनी लैंग्वेज में नहीं लिखूंगा, क्योंकि कई बार क्या होता है हम अपनी लैंग्वेज में कुछ और समझ लेते हैं, होता कुछ और है। सो इसलिए मैं थोड़े से स्ट्रेट फॉरवर्ड एनसीईआरटी को यहाँ पे इस्तेमाल करूंगा। सो मैं आपको दिखाता हूं आज हम लोग क्या करने वाले हैं। स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन के बारे में थोड़ी सी चर्चा करने वाले हैं। देन क्वेश्चंस, जैसे कि हर बार कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे आज के इस लेक्चर में। काफी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिलेंगे। हाँ, मैंने सोचा था कि हम लोग इसको 2 लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, बट मैंने अब इसको 3 लेक्चर्स में स्प्लिट किया है। कल एक लेक्चर हुआ है, आज और एक नेक्स्ट लेक्चर, तो 3 लेक्चर में हम इसको कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मैं थोड़ा सा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में और थोड़ा सा बकलिंग वाली प्रॉब्लम्स एक होती हैं, मैं आपको वो भी समझाऊंगा। सो हम वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। डिप्रेशन प्रॉब्लम्स और पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। सो आज का लेक्चर नंबर 2 अब आपके सामने स्टार्ट हो रहा है। देखो, सबसे पहले स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन। देखो यहाँ पे क्या है, ये मैंने आपको पहले भी दिखाया था। इसमें क्या किया जा रहा है, दिस इज अ एक्सपेरिमेंटल सेटअप बेटा। ये एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। इसमें क्या करा जाता है, इसमें आप देख सकते हो, आपको यहाँ पे एक स्केल नजर आएगा। कैन यू सी द स्केल? क्या आपको ये स्केल नजर आ रहा है ना? यहाँ पे आपको ये स्केल नजर आ रहा होगा, आप देख सकते हो यहाँ पे एक स्केल बनाया गया है। ये रहा स्केल जिसपे रीडिंग्स होंगी। यहाँ पे एक स्केल है, इस स्केल पे आपको रीडिंग नजर आएंगी। सो मैं आपको दिखा देता हूँ स्केल कौन सा, हम किस स्केल की बात कर रहे हैं। देखो यहाँ पे ये एक स्केल आपको नजर आएगा जिसपे आपको रीडिंग नजर आएंगी। देयर इज अ स्केल ओवर हियर, है ना? इस स्केल पे आपको रीडिंग नजर आती है। होता क्या है, आपने यहाँ पे एक वायर टांगी हुई है मेटल की। यहाँ पे एक वायर आप लोगों ने हैंग करी है मेटल की, और इस पे हम लोड को हैंग करते रहते हैं, धीरे 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 मास को अटैच करते रहते हैं। यानी कि ये वही हो गया कि सर हम लोगों ने एक वायर लगाई यहाँ पे, है ना? ये एक स्केल लगाया है ना, इस तरीके से मान लो हमारा एक स्केल है, और इस स्केल के साथ हम लोगों ने क्या किया है, स्केल के साथ हम लोगों ने एक वायर को अटैच किया हुआ है। यहाँ पे हमने एक सिंपली वायर को अटैच करा है स्केल के साथ। यहाँ पे एक वायर होगी, ठीक है ना? और वायर के नीचे हम एक एक करके ऐसे लोड अटैच करे जा रहे हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। तो ये जो वायर है, जिस वायर पे हम लोड अटैच कर रहे हैं, इस पे लोड अटैच करने से इस पे स्ट्रेस बढ़ रहा है। जैसे जैसे हम इस पे लोड बढ़ाते जा रहे हैं, जैसे जैसे लोड बढ़ता जा रहा है, वैसे वायर पे स्ट्रेस बढ़ रहा है। स्ट्रेस बढ़ने के साथ साथ इस पे स्ट्रेन बढ़ रहा है, इसकी लेंथ बढ़ती जा रही है। यहाँ स्केल पे हम रीडिंग लेते जाएंगे, हम देखते जाएंगे इसकी लेंथ में कितना इंक्रीमेंट आ रहा है, ठीक है ना? तो लोड बढ़ाएंगे तो स्ट्रेस बढ़ेगा, है ना? अगर आप लोड की बात करो, लोड का मतलब यहाँ पे है कितना वेट आप हैंग कर रहे हो। लोड का मतलब है आप कितना वेट हैंग कर रहे हो। तो अगर आप स्ट्रेस की बात करोगे तो स्ट्रेस इज नथिंग बट जो भी आप लोड लगा रहे हो, जो भी आप वेट लगा रहे हो, डिवाइडेड बाय एरिया। स्ट्रेन का मतलब है जितनी भी लेंथ यहाँ इंक्रीज होगी, ये धीरे धीरे नीचे जाता जाएगा जैसे जैसे आप लोड लगाते जाओगे। तो यहां से आपको स्ट्रेन भी मिलता जाएगा, और यहाँ पे जो स्ट्रेन मिलेगा वो क्या होगा, जो भी लेंथ में चेंज आएगा डिवाइडेड बाय इनिशियल लेंथ, ठीक है ना? डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ, यानी कि ये हमारा स्ट्रेन होगा। तो स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन के बीच में हम लोग रिलेशन पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, धीरे धीरे लोड को बढ़ा के। हम इस लोड को एक एक करके जोड़ भी सकते हैं और हटा भी सकते हैं। हम ये भी देख सकते हैं लोड लगाने पे क्या होगा, लोड हटाने पे क्या होगा, और इस पूरे पे हमने चर्चा की और उसके बाद हमने कुछ ग्राफ बनाए। अब आप कहोगे सर यहाँ मटेरियल कौन सा है, यहाँ वायर कौन सी इस्तेमाल की गई है? यहाँ पे एक ऐसी वायर इस्तेमाल की गई है जिसमें बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स आएंगे, ठीक है ना? बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स आएंगे, एक ऐसी वायर को इस्तेमाल किया गया है, ठीक है? देखो, हमारे पास डिफरेंट बुक्स होती है पढ़ने के लिए, आप लोग सभी पढ़ते हो, है ना? आप कौन सी बुक्स को प्रेफर करते हो पढ़ना, जिसमें सारे टॉपिक्स हो, है ना? कई बुक्स होती हैं जिनमें पर्टिकुलर टॉपिक्स ज्यादा दिए होते हैं, कई बुक्स होती है जिसमें एक चीज होती है एक नहीं होती। तो आप कहोगे सर हमें तो सर्वगुण संपन्न चाहिए, ठीक है ना, जिसमें सब कुछ हो। तो हमने भी एक ऐसा मटेरियल चूज किया जिसमें बहुत सारे रीजन्स है, यानी कि बहुत सारे अलग अलग सेक्शंस मिलेंगे इसमें, यानी कि लोड बढ़ाते बढ़ाते हमें कुछ अलग अलग चीजें ऑब्जर्व करने को मिले, हम ऐसे मटेरियल पे चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे जो हमने एक वायर टांगी है, वो एक ऐसा मटेरियल
चूज किया है जिसमें बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स मिलने वाले हैं। अब क्या हर वायर में वो सारे रीजन्स मिलेंगे? नहीं। देखो, हर इंसान की लाइफ में डिफरेंट डिफरेंट मोड आते हैं, है ना। किसी मतलब आप किसी एक जनरल किसी इंसान की बात करो जो बहुत फेमस भी है, जैसे मान लो, तो आप देखोगे बचपन में उसने हो सकता है बुरा टाइम देखा हो, अच्छा टाइम देखा हो, उसकी बहुत सारी चीजें लाइफ के एक्सपीरियंसेस हो। बट सबकी लाइफ में इतनी चीजें नहीं होती है, किसी की लाइफ बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड चलती है, किसी में बहुत सारे मोड आते हैं। तो हम एक ऐसे इंसान को उठा रहे हैं, हम एक ऐसी वायर को उठा रहे हैं जिसमें डिफरेंट रीजन पॉसिबल है। क्या हर वायर वो सारे डिफरेंट रीजन फॉलो करेगी? ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है ना। बट हम एक सबसे आइडियल उठा रहे हैं जिसमें सारे ही रीजन्स, उसने दुनिया की सारी चीजें देखी हो, ऐसी वायर पे चर्चा कर रहे हैं। तो अब हम स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन ग्राफ बनाएंगे एक ऐसे मटेरियल का जिसमें सारे पॉसिबल रीजन जितने भी हो सकती हैं, पॉसिबिलिटी जितनी भी घटनाएं घट सकती हैं एक मटेरियल के साथ, वो सारी घटनाएं उस मटेरियल में हो, ठीक है। सो मैं यहां दिखाता हूं आपको। सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन ग्राफ बनाया है। तो आप लोगों का ये पूरा कर्व स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का है। देखो, यहाँ पे वाई एक्सिस पे स्ट्रेस है और एक्स एक्सिस पे स्ट्रेन है। तो मैंने रीजन्स को यहाँ पार्ट्स में तोड़ा है, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में तोड़ा है। अब यहाँ पे जो भी ये थ्योरी है ये स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी की है। सो आप इस पे चाहे तो लिख सकते हैं साइड में, वैसे मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ। ये थ्योरी स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी को फॉलो करके बनाई गई है। एनसीईआरटी से इधर उधर के शब्द मैंने ज्यादा इस्तेमाल नहीं करे हैं ताकि हम लोगों को समझ में आए। थोड़ा बहुत मॉडरेशन है बट ज्यादा नहीं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व ये है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर सकता हूँ आप लोगों के लिए। आप देख सकते हो पहले ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जा रहा है, उसके बाद ये ऐसे है, फिर ऐसे है। ये आपका स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व आपको नजर आ रहा है। तो आप देख सकते हो आपका स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व है यहाँ पे, ओके। यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, सबसे पहले हम पिक करते हैं कुछ पॉइंट्स को, कुछ चीजों को हम लोगों को यहाँ से पिक करना है। जैसे कि सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाता हूं कि यहां पे एक पॉइंट नजर आ रहा है आपका, पॉइंट ए। क्या नजर आ रहा है? पॉइंट ए। आप देख सकते हो सबसे पहले शुरुआत कर्व की होती है जीरो से। सबसे पहले जीरो से शुरुआत होती है। आपने वायर पे कोई लोड टांगा ही नहीं, यानी कि यहां पे जो वायर है, आपने कहा कि सर मैंने सारा लोड हटा दिया, तो ना तो कोई स्ट्रेस होगा ना कोई स्ट्रेन होगा। यानी कि स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों कितने हो जाएंगे यहाँ पे? जीरो। स्ट्रेस भी जीरो, स्ट्रेन भी जीरो। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है ना। कोई दिक्कत, कोई परेशानी है ही नहीं, ठीक है ना यार। स्ट्रेस जीरो, स्ट्रेन जीरो। सर कुछ टांगोगे नहीं तो लेंथ बढ़ेगा नहीं, लेंथ बढ़ेगा नहीं तो स्ट्रेन आएगा नहीं, यानी कि स्ट्रेस जीरो, स्ट्रेन जीरो। फिर आपने कहा एक एक करके, सर मैंने पहले यहां एक लोड लगाया, थोड़ा सा स्ट्रेन आया, एक और लोड लगाया, थोड़ा सा और स्ट्रेन आया। फिर हमने देखा एक प्रोपोर्शनैलिटी रीजन हमें मिला, यानी कि स्ट्रेस और स्ट्रेन एक दूसरे के प्रोपोर्शनल निकले। आप स्ट्रेस को डबल कर रहे थे, स्ट्रेन डबल। स्ट्रेस को 3 गुना कर रहे थे, स्ट्रेन 3 गुना होता जा रहा था, यानी कि स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन था। यानी कि स्ट्रेस और स्ट्रेन एक दूसरे के क्या रहे? प्रोपोर्शनल रहे। तो आप देख सकते हो ओ से ए में ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ रहा है। दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आता है, यानी कि स्ट्रेस और स्ट्रेन एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं। तो इस रीजन में आप क्लियरली कह सकते हैं कि यहां पे जो मेरा स्ट्रेस है वो क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है। और ऐसा कौन से लॉ में आपने सीखा है? आपने बोला है ना इसको, इसे क्या कहते हैं? हुक्स लॉ कहते हैं। यानी कि जो ओ से ए रीजन में आपका कर्व है वो हुक्स लॉ को फॉलो कर रहा है। शुरुआत में आपने कोई लोड नहीं रखा, धीरे 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 लोड बढ़ाया। लोड का मतलब है आपने एमजी बढ़ाया, एमजी का मतलब है आपने स्ट्रेस बढ़ाया, स्ट्रेस बढ़ाने से स्ट्रेन बढ़ा, वायर खिंची। तो ये ग्राफ बना हमारा शुरुआत में। धीरे 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 लोड आप बढ़ाते जा रहे थे, स्ट्रेस और स्ट्रेन प्रोपोर्शनल था, ठीक है ना। तो ओ से ए कर्व की खासियत क्या है? सबसे पहली खासियत ये है कि इस रीजन में आप क्लियरली कह सकते हो, इस रीजन की खासियत है, इन रीजन ओ ए स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो यहां पे क्या फॉलो होता है? हुक्स लॉ फॉलो होता है। तो यानी कि इस रीजन में हुक्स लॉ फॉलो हो रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी बात, अब आपका मन किया कि चल एक एक करके लोड हटा के देखता हूं। तो आप जैसे जैसे लोड हटा रहे हो स्ट्रेन घटता जा रहा है। लोड आधा कर दिया, स्ट्रेन भी आधा हो गया। ओहो, यानी कि यहां पे ये ऑब्जेक्ट इलास्टिक है। इसी को इलास्टिसिटी डिफाइन करा करते थे, यानी कि ओ से ए रीजन तक ऑब्जेक्ट इलास्टिक है। तो यानी कि इस रीजन में स्ट्रेस अगर आप रिमूव करते थे तो आपकी ऑब्जेक्ट रियल लेंथ को गेन कर लेता था, आपका लेंथ ओरिजिनल लेंथ आ जाता था ऑब्जेक्ट के पास, स्ट्रेन आपका जीरो हो जाता था स्ट्रेस को जीरो करने से। तो यानी कि अभी तक प्रोपोर्शनैलिटी रीजन है।
यानी कि प्रोपोर्शनैलिटी के साथ साथ यहाँ पे इलास्टिसिटी भी है। इलास्टिसिटी क्यों है? स्ट्रेस जीरो किया, स्ट्रेन जीरो हो गया। आपने डिफॉर्मिंग फोर्स को हटाया तो डेफिनेटली यहाँ पे जैसी डिफॉर्मिंग फोर्स हटाया, ऑब्जेक्ट ने अपनी लेंथ को रीगेन किया। क्या ये इलास्टिसिटी नहीं होती थी? यही होती थी ना। कमाल की बात है, अभी तक ऑब्जेक्ट क्या है? इलास्टिक है। यहां तक O से A तक प्रोपोर्शनल लिमिट है और इलास्टिसिटी दोनों है। बोथ क्या क्या है? प्रोपोर्शनैलिटी भी है, इलास्टिसिटी भी है, दोनों है ना। बोथ प्रोपोर्शनैलिटी एंड इलास्टिसिटी दोनों है। यहां पे हम कह सकते हैं दोनों ही हैं, बोथ प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है ना, दोनों प्रोपोर्शनल भी हैं और क्या है? इलास्टिक भी है, इलास्टिसिटी भी है। दोनों ही चीजें यहां पे आपको नजर आएंगी। फिर हम आगे बढ़ते हैं। सर यहां से ये बी पॉइंट भी हमें नजर आ रहा है, इस पे चलते हैं। चलो अब हम यहां पे चर्चा करेंगे ए से बी रीजन में अब क्या होगा। सर और लोड बढ़ा देते, अगर हम ए के बाद अगर हम और लोड को बढ़ा देते तो क्या आता? तो आप ए से ये बी रीजन की तरफ आ जाते। ए से बी रीजन में क्या है? छोटा सा रीजन दिखाया है यहां से ए से बी वाला, आप देख सकते हो ये छोटा सा रीजन यहां पे दिखाया हुआ है ए से बी वाला। इस रीजन में क्या हो रहा है? इस रीजन में क्लियरली मैं आपको एक चीज बता देता हूं, इलास्टिसिटी है बट प्रोपोर्शनैलिटी खो चुका है, स्ट्रेट लाइन नहीं है। ए से बी रीजन स्ट्रेट लाइन नहीं है। आपने एक रीजन के बाद आपने अगर आपने और ज्यादा स्ट्रेस दिया और ज्यादा लोड लगाया तो इलास्टिसिटी तो रहेगी, यहां पे इलास्टिसिटी तो रहेगी, बट इसके बाद ये हुक्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा। तो रीजन ए बी में हम कह सकते हैं इट डज नॉट फॉलो हुक्स लॉ, यानी कि प्रोपोर्शनैलिटी लॉस कर दी है। इस रीजन में प्रोपोर्शनल नहीं मिलेगा आपको, प्रोपोर्शनैलिटी नहीं मिलेगी, इलास्टिसिटी मिलेगी। इलास्टिसिटी मिलेगी इसका क्या मतलब है? यानी कि अब अगर इस रीजन में मैं कहीं दोबारा से लोड हटा दूं तो आपको ऑब्जेक्ट फिर से अपनी ओरिजिनल लेंथ पे आता हुआ दिखेगा। पर ये सिर्फ रीजन बी तक है, यानी कि बी तक, अगर आपने बी तक लगाया है स्ट्रेस तभी तक है। अगर आपने इससे ज्यादा स्ट्रेस कर दिया, बी पॉइंट से ज्यादा स्ट्रेस कर दिया, फिर ऐसा नहीं होगा, है ना। अगर आपने स्ट्रेस इससे ज्यादा बढ़ा दिया फिर ऐसा नहीं होगा। तो बी एक मैक्सिमम स्ट्रेस है, इससे ज्यादा स्ट्रेस नहीं करना है। अगर आपने इससे ज्यादा स्ट्रेस कर दिया तो स्ट्रेन ज्यादा हो जाएगा, फिर इलास्टिसिटी लूज कर देगा। यानी कि बी एक मेरा अपर स्ट्रेस है, इससे ज्यादा स्ट्रेस नहीं देना, इससे ज्यादा स्ट्रेन नहीं देना, इससे ज्यादा स्ट्रेस नहीं देना, ठीक है ना। सो यहां पे आप कह सकते हो बी पे इलास्टिसिटी तो है यहां पे, बट अगर हम ध्यान से देखें द पॉइंट बी ऑन द कर्व, इसका नाम क्या है? इसको हम बोलते हैं यील्ड पॉइंट। पॉइंट बी को हम क्या बोलते हैं? यील्ड पॉइंट। और इसी को इलास्टिक लिमिट भी कहते हैं, यानी कि ये लिमिट है, इससे ज्यादा आप स्ट्रेस दोगे, स्ट्रेन दोगे तो ग्राफ हमारा खराब हो जाएगा। उसके बाद वो दोबारा से आपको स्ट्रेन जीरो नहीं देगा जैसे आप स्ट्रेस जीरो करोगे, यानी इलास्टिसिटी लूज कर देगा इसके बाद, ठीक है। कोरोस्पॉन्डिंग स्ट्रेस, इस पॉइंट पे जो हमारा स्ट्रेस आता है इसको हम बोलते हैं यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल। इसी को हम क्या बोलते हैं? यील्ड स्ट्रेंथ। यानी कि इस पॉइंट पे जो आपको यहां स्ट्रेस मिल रहा है इसी को आप क्या बोल रहे हो? यील्ड पॉइंट। इसी को आप मटेरियल का यील्ड पॉइंट बुलाते हो। जो भी यहाँ पे स्ट्रेस मिल रहा है दिस इज नोन एज यील्ड पॉइंट ऑफ अ मटेरियल। इससे ज्यादा स्ट्रेस नहीं करना है अपने को, क्योंकि फिर ऐसा स्ट्रेन आएगा कि वो इलास्टिक नहीं रहेगा। तो रीजन ए बी में क्या है? इलास्टिसिटी है। तो अगर आपसे इलास्टिसिटी पूछे, ठीक है ना, तो अगर आपसे पूछे क्या यहाँ इलास्टिसिटी है तो आप बोलोगे हाँ। क्या प्रोपोर्शनैलिटी है? कहीं भी नहीं है सर, प्रोपोर्शनैलिटी तो खो दी ना उसने, अब प्रोपोर्शनैलिटी नहीं है, ठीक है ना। ये हुक्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा, इलास्टिक है बट हुक्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा। इसके आगे बढ़ते हैं। सर बी पॉइंट के बाद क्या होता है? अब आप बी पॉइंट पे चलो, बी से लेके डी तक एक रीजन देखो ध्यान से, बी से लेके डी तक देखना है, सी तक नहीं, पूरा डी तक। यहां से बी से लेके यहां ये पॉइंट हमने कंसीडर कर लिया डी, तो आप इस रीजन पे अब चर्चा कर सकते हो। तो यहां बी से लेके डी तक हमने ये रीजन कंसीडर किया, बी से लेके डी तक के रीजन की हम बात कर रहे हैं। बी पॉइंट के बाद हमने कहा था इलास्टिसिटी खत्म हो जाएगी, बोला था ना। यानी कि अगर आप ऑब्जेक्ट को खींचोगे और छोड़ोगे तो वापस सेम लेंथ पे नहीं आएगा। अब थोड़ा सा वापस तो आएगा बट 100% वापस नहीं आएगा, थोड़ा सा उसके अंदर डिफॉर्मेशन रह जाएगा। यानी कि अगर आप स्ट्रेस को हटा दोगे ना तो उसकी लेंथ अब बड़ी की बड़ी रह जाएगी। कुछ तो वापस आएगा वो, बट 100% अपनी लेंथ को गेन नहीं कर पाएगा, उसके अंदर कुछ परमानेंट स्ट्रेन रह जाएगा। इसलिए हम इसको बोलते हैं परमानेंट सेट। यानी कि हम देख सकते हैं, सबसे पहले एक एक करके इसको रीड करें। रीजन बीडी में क्या हो रहा है अगर हम बात करें इन रीजन बीडी, अगर हम चर्चा करें रीजन बीडी पे तो हम कह सकते हैं व्हेन लोड इज रिमूव्ड,
अगर हम लोड को रिमूव कर देंगे, अगर मान लो किसी पॉइंट सी तक जाने के बाद, बी से डी रीजन में ही पॉइंट कर रहे हैं ना ये लाइन, मान लो किसी पॉइंट सी पे जाने के बाद मैंने लोड हटा भी दिया, इस पॉइंट पे जाने के बाद लोड हटा भी दिया, तो आपका स्ट्रेन जीरो नहीं होगा, आपको कुछ ना कुछ क्या मिल जाएगा, आपको यहाँ कुछ ना कुछ परमानेंट सेट मिल जाएगा, यानी कि परमानेंट स्ट्रेन मिल जाएगा। स्ट्रेस जीरो करने पे स्ट्रेन जीरो अब नहीं होगा, आप स्ट्रेस को जीरो कर दोगे बट आपको यहाँ कुछ ना कुछ स्ट्रेन मिलता रहेगा, यानी कि स्ट्रेस जीरो करने पे स्ट्रेन जीरो नहीं मिलेगा। आप स्ट्रेस जीरो कर दोगे बट ग्राफ अब यहां से शुरू ना होके यहां से शुरू होगा, यानी कि हम कह सकते हैं यहां पे ऑब्जेक्ट में कुछ ना कुछ झोल आ गया है, यहां पे ऑब्जेक्ट में कुछ ना कुछ डैमेज आ गया, उसकी लेंथ थोड़ी सी बढ़ गई है, ठीक है ना। सो बॉडी डज नॉट रीगेन इट्स डायमेंशन इन दिस केस इवन व्हेन द स्ट्रेस इज जीरो, द स्ट्रेन इज नॉट जीरो, जो कि मैंने एक्सप्लेन किया है। द मटेरियल इज सेड टू हैव अ परमानेंट सेट, द डिफॉर्मेशन इज ऑल्सो नोन टू बी प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, यानी कि जो इसकी लेंथ में डिफॉर्मेशन आ गया इसको आप प्लास्टिक डिफॉर्मेशन भी कहते हो। और द पॉइंट डी ऑन द ग्राफ इज द अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, बट इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, यानी कि जो मैक्सिमम यहाँ पे लिमिट है ना इसकी, पॉइंट डी को अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो हम लोगों का ग्राफ है इस पे जो स्ट्रेंथ है इसकी, इसको हम अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ कहते हैं, यानी कि यहाँ पे आप इसका जो स्ट्रेस है इसको अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ कह सकते हो। क्या होता है अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, यहां पे अभी ये तो है कि अगर आप स्ट्रेस कम कर रहे हो तो स्ट्रेन कम हो रहा है, बट जीरो नहीं हो रहा, वो अलग बात है। स्ट्रेस कम करने पे स्ट्रेन तो कम हो रहा है ना, अगर आप लोड को हटाते हो तो ऑब्जेक्ट थोड़ा सा अपनी लेंथ को रीगेन करने की कोशिश करता है, पूरी नहीं कर पाता, यही तो दिक्कत है ना, इलास्टिसिटी लूज हुई है। पर ऐसा तो नहीं है कि आप स्ट्रेस कम कर रहे हो और स्ट्रेन बढ़ रहा हो, यानी कि यहां तक मटेरियल सही तरीके से बिहेव कर रहा है, अभी भी इलास्टिसिटी नहीं है, इलास्टिसिटी नहीं है। आप फोर्स हटाते हो डायरेक्टली अपनी नेचुरल लेंथ पे नहीं आता, थोड़ी सी लेंथ बढ़ जाती है, बट अगर आप फोर्स हटाते हो तो एटलीस्ट लेंथ घटती तो है ना। फोर्स हटाते हो यानी कि धीरे धीरे करके अगर आप लोड हटाते हो तो लेंथ थोड़ी सी वापस तो आती है ना, पूरी नहीं आ पाती, कुछ तो आती है ना। तो यहां तक यही होगा, डी पॉइंट तक यही होगा कि कुछ ना कुछ परमानेंट सेट आएगा, बट स्ट्रेस कम करने पे स्ट्रेन भी घटेगा, ठीक है ना। अभी तक स्ट्रेस कम करने पे स्ट्रेन भी घटेगा, इलास्टिसिटी नहीं है, हुक्स लॉ फॉलो नहीं कर रहा, प्रोपोर्शनैलिटी नहीं है, बट अभी भी स्ट्रेस कम करने पे स्ट्रेन घट रहा है, पर बिल्कुल जीरो नहीं हो रहा। पर डी पॉइंट के बाद ये चीज भी खत्म हो जाएगी, डी पॉइंट के बाद अलग ही तरीके का बिहेवियर आएगा, ठीक है ना। अभी हम इस पे चर्चा करेंगे पॉइंट डी के बाद क्या आएगा, बट डी पॉइंट के बाद बिहेवियर और ज्यादा बदल जाएगा। और इस स्ट्रेस को जो हम लोग देख रहे हैं डी पॉइंट पे, इसको अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ कहते हैं हम मटेरियल की। इसके बाद मटेरियल अलग ही तरीके से बिहेव करता है। अब आप रीजन डीई की बात करो, बिल्कुल लास्ट रीजन है यहाँ पे जो रीजन आपको नजर आएगा, इस रीजन को हमने बोल दिया ये हमारा रीजन है डीई रीजन। तो अगर आप इस रीजन पे चर्चा कर रहे हो, इस लास्ट रीजन की अगर आप बात कर रहे हो, इसमें क्या होता है, इसमें अगर आप स्ट्रेस को घटा भी दो तो भी स्ट्रेन बढ़ेगा, यानी कि अगर आपका लोड लगा हुआ है, आपने देखा अरे लेंथ बढ़ रही है, आपने कहा चलो स्ट्रेस हटा देता हूं, पर स्ट्रेन बढ़ रहा है, आपने कहा अरे स्ट्रेस कम कर रहा हूं पर फिर भी स्ट्रेन बढ़ रहा है, यानी कि लेंथ बढ़ रही है, चाहे आप मास बढ़ा रहे हो या घटा रहे हो, उससे फर्क ही नहीं पड़ता। स्ट्रेस घटाने पर भी स्ट्रेन बढ़ेगा, यानी कि अब मटेरियल बुखला गया है, अब एकदम बावला हो गया भाई, अब उसको नहीं फर्क पड़ता, आप स्ट्रेस बढ़ाओ या घटाओ, वो कहेगा अब तो मैं बढ़ूंगा ही। अगर आप जीरो कर दो, सारा लोड हटा दो, हाँ तो वो रुक जाएगा वहीं। बट अगर आपने जरा सा भी लोड लगाया, यानी कि इस पॉइंट पे अगर जरा सा भी लोड है ना ऑब्जेक्ट पे, जरा सा भी वायर पे लोड है, अगर आपने थोड़ा सा भी लोड लगा रखा है तो लेंथ बढ़ेगी बढ़ेगी, फर्क नहीं पड़ता आप लोड बढ़ा रहे हो घटा रहे हो कांस्टेंट रख रहे हो, वायर की लेंथ बढ़ेगी ही। यानी कि इस रीजन में आप लोड को बढ़ाओ घटाओ या कांस्टेंट रखो, लेंथ ने बढ़ना ही है, ठीक है ना। डीई रीजन की अगर हम बात करें, डीई रीजन में क्या होगा, आप लोड हटाओ बढ़ाओ घटाओ जो मर्जी करो, ठीक है ना। यहां स्ट्रेस कम करने से, यहां स्ट्रेस इंक्रीज करो डिक्रीज करो, इंक्रीज डिक्रीज या कांस्टेंट रखो, कांस्टेंट रखो, हर केस में, हर केस में स्ट्रेन इंक्रीज करेगा, कुछ भी कर लो स्ट्रेन आपका यहां पे इंक्रीज ही होगा, ठीक है ना। स्ट्रेन आपका बढ़ेगा ही, है ना, लेंथ बढ़ती ही जाएगी चाहे जो मर्जी कर लो, ठीक है ना। लेंथ को बढ़ाओ घटाओ जो मर्जी कर लो, स्ट्रेन अब आपका यहां पे बढ़ेगा ही। और एक पॉइंट आता है लास्ट पॉइंट, जिसको इन्होंने पॉइंट ई कह रखा है ना, यहाँ पे बिल्कुल लास्ट पॉइंट है, इस पॉइंट को हमने पॉइंट ई का नाम दिया हुआ है, ये रहा पॉइंट ई है यहाँ पे।
इस पे क्या होता है, लास्ट पॉइंट पे, पॉइंट ई पे क्या होता है, आप लोगों का मटेरियल टूट जाता है, जो मटेरियल है वो लास्ट में जाके टूट जाए, ठीक है ना, मटेरियल बिल्कुल लास्ट में जाके टूट जाएगा, जो हमारी रॉड है वो टूट जाएगी। तो बियॉन्ड पॉइंट डी एडिशनल स्ट्रेन इज प्रोड्यूस्ड इवन बाय रिड्यूस्ड अप्लाइड फोर्स एंड फ्रैक्चर ऑकर्स एट ई। यानी कि मैंने वही जो बताया था कि इसमें कुछ भी कर लो, इस डी पॉइंट के बियॉन्ड अगर आप ध्यान से देखोगे एडिशनल स्ट्रेन इज प्रोड्यूस, यहां स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा इवन अगर आपने यहां पे क्या किया, फोर्स को रिड्यूस किया, आपने स्ट्रेस को कम भी कर दिया तो भी स्ट्रेन बढ़ेगा, ठीक है ना। और यहां पे एट लास्ट पॉइंट ई पे एक पॉइंट आता है जिसको हम बोलते हैं फ्रैक्चर पॉइंट, यानी कि इसके बाद ये रॉड टूट जाता है, दिस इज अ फ्रैक्चर पॉइंट, जिसके बाद रॉड टूट जाएगा, मतलब इसके बाद तो फिर मटीरियल ही टूट जाएगा, तो इसको हम फ्रैक्चर पॉइंट कहते हैं। ओके, अब आप सोचो क्या सर ये सारे ही रीजन, क्या ये सारे रीजन हर मटेरियल में आते हैं, तो मैंने आपको बताया था ऐसा नहीं है, ये सारे रीजन हर मटेरियल में नहीं दिखते। हो सकता है किसी मटेरियल में आपको हुक स्लो दिखे ही ना, हो सकता है किसी मटेरियल में आपको ए से बी रीजन ना दिखे, हुक स्लो दिखे और डायरेक्टली उसके बाद थोड़ी देर बाद वो ब्रेक कर जाए। तो ये हमने किसके लिए बनाया, कर ये एक ऐसे मटेरियल के लिए बनाया है जिसमें सारे रीजन है। मैंने कहा था हम एक बिल्कुल आइडियल मटेरियल ले रहे हैं जिसने अपनी लाइफ में सारे रीजन एक्सपीरियंस किए हुए हैं, फिर इसी के बिहाफ पे हम बाकियों को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है अच्छी तरीके से। सो ये आप लोगों के लिए पूरा कर्व है। अब इसके डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स का एप्लीकेशंस है, जैसे कि अगर हम ध्यान से देखें डी से ई रीजन में आप देख रहे हो, आप स्ट्रेस को जो मर्जी करो, बढ़ाओ घटाओ, लेंथ बढ़ रही है, तो ये रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है हमें समझाने के लिए वो मटेरियल जिनको हम बड़ी बड़ी वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि डक्टिलिटी। तो अगर कोई मटेरियल बहुत ज्यादा डक्टाइल है तो उसका ये रीजन बहुत बड़ा होगा, फ्रैक्चर पॉइंट काफी दूर होगा, यानी कि आप उसको बहुत ज्यादा खींच सकते हो। अगर कोई मटेरियल डक्टाइल है तो उसका डीई रीजन बहुत बड़ा होगा, यानी कि उसकी वायर को लंबा किया जा सकता है, मतलब उसकी वायर्स बनाई जा सकती है लंबी लंबी। और अगर इसका ये वाला पार्ट बहुत छोटा है तो मटेरियल ब्रिटल होगा, जो इजीली टूट जाए, जिसको खींच नहीं सकते। तो यानी कि मैलिबिलिटी, और मैलिबिलिटी का मतलब होता है शीट्स में ब्रेक करना, डक्टिलिटी का मतलब होता है वायर्स में ब्रेक करना। तो अभी हम यहाँ डक्टिलिटी की बात कर रहे हैं कि वायर्स में कन्वर्ट करना है, तो डी रीजन बड़ा होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है ब्रिटल, अगर आप उसको खींच नहीं सकते तो पहले इस पे चर्चा कर लेते हैं, ब्रिटल एंड डक्टाइल मटीरियल। इफ अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड फ्रैक्चर पॉइंट आर क्लोज, अगर ये दोनों पॉइंट्स बहुत क्लोज हैं, यानी कि किसी मटेरियल में आप ऐसे देख रहे हो, मान लो उसका कर्व ऐसे है और ये डी पॉइंट है और ई पॉइंट, ये बहुत ज्यादा क्लोज है, बहुत छोटा रीजन है ना, और भी छोटा दिखा सकता हूं, तो मटेरियल डक्टाइल है। और अगर आपका ये रीजन बहुत ज्यादा बड़ा है, यानी डीई के बीच का रीजन बहुत ज्यादा बड़ा है, तो ये कैसा मटेरियल है, डक्टाइल। तो ये डक्टाइल मटेरियल की पहचान है जिसमें बहुत ज्यादा स्ट्रेन ला सकते हो, है ना। यहाँ पे हम वही स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन ग्राफ बना रहे हैं, यहाँ स्ट्रेस है, यहाँ पे स्ट्रेन है, यहाँ पे स्ट्रेस है, यहाँ पे स्ट्रेन है, और आप देख सकते हो ऐसे मटेरियल को डक्टाइल और ऐसे मटेरियल को ब्रिटल कहते हैं। ब्रिटल का मतलब जो टूट जाए, जैसे कि टाइल्स होती हैं, ब्रिक्स होती हैं, ईंट है, टाइल है, पत्थर है, ये टूट जाते हैं, इनको कहाँ खींच पाते हो आप, है ना। सो आप कह सकते हो अगर अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड फ्रैक्चर पॉइंट डी एंड ई आर क्लोज, देन द मटेरियल इज सेड टू बी ब्रिटल। इफ दे आर फार अपार्ट, बहुत दूर है, देन मटेरियल इज सेड टू बी डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब है कैन बी कन्वर्टेड, जिसको हम बड़ी बड़ी वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैन बी कन्वर्टेड इनटू लार्ज वायर्स, ठीक है ना, लॉन्ग वायर्स लिखना चाहिए एक्चुअली, लार्ज की जगह लॉन्ग वायर्स, जिनकी लंबी लंबी वायर्स हम बना सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम ब्रिटल की बात करें, इजीली ब्रेक, जो इजीली क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, जिसको हम स्ट्रेच नहीं कर सकते, ठीक है ना। इनस्ट्रेचेबल, जिसको आप स्ट्रेच करोगे तो वो टूट जाएगा, ठीक है ना। इनस्ट्रेचेबल की जगह हम सीधा लिख देते हैं इजीली ब्रेक, यानी कि जैसे टाइल्स होती हैं, है ना। जैसे हम एग्जाम्पल लें ब्रिटल मटेरियल के, बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, अगर आप ब्रिटल एग्जाम्पल की बात करो, जैसे ग्लास होता है, ब्रिटल होता है, ज्यादा नहीं खींच पाते आप उसको। इसके अलावा आप टाइल्स की बात करते हो, है ना, टाइल्स की बात करते हो, ब्रिटल होती है, चौक एक ब्रिटल होती है ना। ये मटेरियल है जिनको आप ज्यादा नहीं खींच सकते, तो ये हमारे ब्रिटल मटेरियल है। ओके, ऑन द अदर हैंड अगर आप ध्यान से देखोगे डक्टाइल मटेरियल, आपको बहुत सारे डक्टाइल मटेरियल जानते हो आप, ठीक है ना। डक्टाइल मटेरियल की अगर हम बात करें जिनकी डक्टिलिटी अच्छी है, डक्टाइल मटेरियल की अगर हम बात करें, ये जनरली मेटल्स होते हैं, है ना। मेटल्स जैसे कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, स्टील हो गया, ठीक है ना, ईटीसी। तो ये सारे डक्टाइल मटेरियल है। ओके, इनकी डक्टिलिटी अच्छी है, लंबी लंबी वायर्स में ब्रेक कर सकते हो,
मतलब डीई पॉइंट बहुत दूर है। इलास्टोमर्स, इलास्टोमर्स का मतलब क्या है अगर हम ध्यान से देखें, इलास्टोमर्स एक बेसिकली जैसे रबर बैंड होता है उसको इलास्टोमर कहते हैं। तो क्या वो इलास्टिक होते हैं? डेफिनेटली इलास्टिक होते हैं, वो इलास्टिसिटी को फॉलो करते हैं, पर यहां पे प्रोपोर्शनैलिटी रीजन नहीं है। मैंने आपको कहा था ना कि हर एक मटेरियल जरूरी नहीं है हुक्स लॉ को फॉलो करे, तो ये हुक्स लॉ को फॉलो नहीं करते। इलास्टोमर्स में आपको बहुत ज्यादा लेंथ में इंक्रीमेंट मिलेगा। अगर आपने स्ट्रेस को डबल किया तो स्ट्रेन डबल नहीं, डबल से बहुत ज्यादा हो जाएगा, लेंथ बहुत ज्यादा बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी, इसको इलास्टोमर्स कहते हैं। तो इलास्टोमर्स वो मटेरियल है जिनमें स्ट्रेस इज नॉट प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। हेयर स्ट्रेस इज नॉट प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, हेयर स्ट्रेस इज नॉट प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। यहां स्ट्रेस स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल नहीं है, बल्कि बहुत ज्यादा स्ट्रेन आ जाता है, ठीक है ना। यहां पे स्ट्रेन काफी ज्यादा है, सो यू विल गेट ह्यूज स्ट्रेन। अगर आप थोड़ा सा भी स्ट्रेस बढ़ाओगे तो स्ट्रेन आपको बहुत ज्यादा मिलेगा, ठीक है ना। सो यू विल गेट मोर स्ट्रेन विद अ lesser amount of increase in stress. Substances like tissue of aorta, rubber, which can be stretched to cause large strain, जिनमें बहुत ज्यादा स्ट्रेन आ सकता है, दे आर कॉल्ड इलास्टोमर्स। कम स्ट्रेस पे ज्यादा स्ट्रेन जो दे दें वो इलास्टोमर्स हैं, ये आप लोग याद रखना। इसके एग्जांपल्स दिख रहे हैं, जैसे कि आपको टिश्यू ऑफ एरोटा, ये आपका ह्यूमन हार्ट में आपने देखा होगा, जब ह्यूमन हार्ट से ब्लड बाहर फ्लो करता है तो वहां पे ये टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं जो बहुत ज्यादा एक्सपेंड कर सकते हैं, खिंच सकते हैं, लाइक अ बलून। जैसे बलून नहीं होता, ऐसे फूल सकते हैं, यानी कि ये स्ट्रेच कर सकते हैं, काफी अच्छे से स्ट्रेच कर सकते हैं। रबर बैंड जिसको आप इजिली स्ट्रेच कर सकते हो, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो दीज आर दी इलास्टोमर्स, इलास्टोमर्स इनको कहते हैं। इलास्टिक फटीग, इलास्टिक फटीग का क्या मतलब होता है? जनरली इलास्टिक फटीग का मतलब है जैसे आप कोई मेटल की वायर है, आप ऐसे ट्विस्ट ट्विस्ट करते रहो, इधर उधर घुमाते रहो, ऐसे ऐसे करते रहो, है ना। मेटल को भी कभी कभी आप ऐसे करते हो वो टूट जाता है ना। या फिर कभी कभी क्या होता है, जब आप बार बार किसी चीज को खींचते हो बार बार ऐसे ऐसे, जैसे रबर बैंड, तो थोड़ी देर बाद वो क्या हो जाता है, रबर बैंड स्लैक कर जाता है, फिर वो दोबारा इलास्टिक नहीं रहता। और या फिर थोड़ी देर के लिए वो अपनी प्रॉपर्टी को भुला देता है, यानी कि परमानेंट या टेम्परेरी भी कह सकते हैं हम लोग। यहाँ पे इलास्टिक प्रॉपर्टी उसकी लूज हो जाती है। तो इलास्टिक प्रॉपर्टी इट इज, अगर हम ध्यान से देखें, इलास्टिक फटीग इज डिफाइंड एज अ प्रॉपर्टी, इलास्टिक फटीग लिखना चाहिए यहाँ पे, इलास्टिक फटीग is defined as a property of a elastic body by virtue of which there is a temporary loss of elastic property when it undergoes repeated action of alternating deforming forces। कहने का मतलब है आप रबर बैंड को खींच रहे हो फिर छोड़ रहे हो, खींच रहे हो फिर छोड़ रहे हो, तो अल्टरनेटिंग आप बार बार फोर्सेस इस पे लगाए जा रहे हो, ठीक है ना। ऐसे केस में स्प्रिंग में भी होता है, आप ऐसे ऐसे करते रहते हो, तो क्या होता है, थोड़ी देर के लिए वो इलास्टिक प्रॉपर्टी या कभी कभी परमानेंटली भी इलास्टिक प्रॉपर्टी को लूज कर देता है, या इलास्टिसिटी उसकी घट जाती है। इसी को इलास्टिक फटीग कहते हैं। फटीग आ गया, कहते हैं इसमें फटीग आ गया है, मटेरियल खराब हो गया, अब वो इलास्टिक नहीं रहा है। होता है ना रबर बैंड को जब आप बार बार इस्तेमाल करते हो, है ना। तो गर्ल्स तो बहुत ज्यादा रबर बैंड जैसे हेयर को टाई करने के लिए यूज करती हैं, वो तो जानती हैं इस चीज को, इवन बॉयज भी, है ना। ठीक है, तो आप देखते हो इसमें होता क्या है कि ये जब हम रबर बैंड को बार बार उतारते हैं, पहनते हैं, तो उसमें क्या होता है, वो उसकी अपनी प्रॉपर्टी लूज हो जाती है। थोड़ी देर बाद वो रबर बैंड उतना टाइट नहीं हो पाता जितना वो पहले था, ठीक है ना। तो दिस इज इलास्टिक फटीग। इसके बाद इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट क्या है? देखो इसका मतलब ये आफ्टर इफेक्ट, आफ्टर इफेक्ट का मतलब जानते हो, जो आराम से आए, जिसको कोई जल्दी नहीं है, उसको बोलते हैं आफ्टर इफेक्ट, जो थोड़ी देर बाद आता है ना, आफ्टर इफेक्ट जिसको कहते हैं। तो इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट में भी ये है कि कुछ मटेरियल्स हैं जिनमें जिनको आप खींचो वो वापस नहीं आएंगे, आप कहोगे शायद इलास्टिक है नहीं, बट आप देखोगे वो धीरे 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 वापस आ रहे होंगे, आप कहोगे अरे यार ये तो आ गया वापस, बट बहुत ज्यादा टाइम ले लिया, बहुत स्लो है, ठीक है ना। अरे बहुत स्लो है सर, इतना धीरे है कि क्या ही बोले, है ना। जैसे कई बच्चे होते हैं बड़ी देर में समझ में आती है, मैं क्वेश्चन समझाता हूँ और आधे घंटे बाद अरे हाँ सर समझ में आ गया, है ना। होते हैं ना आपके कुछ यार दोस्त जिसको आप ट्यूबलाइट बोलते हो, अबे देखो अब समझ में आया, ऐसे बोलते हो ना। ट्यूबलाइट होते हैं कुछ दोस्त, मेरे भी बहुत सारे दोस्त हैं, ठीक है ना। ठीक है, मैं ये वीडियो उनको जरूर दिखाऊंगा जो मेरे दोस्त हैं जिनको मैं ट्यूबलाइट बुलाता हूँ, जो बड़ी देर में आपके मजाक समझते हैं। होते हैं ना कई लोग, आपने जोक क्रैक किया वो 1 घंटे बाद हंस रहे होते हैं साइड में जाके, ओ अच्छा तू ये कह रहा था, होते हैं ना। वैसे ये मटेरियल है एकदम ट्यूबलाइट जैसे, मतलब देर में जलते हैं। देर में जलते हैं का मतलब यहाँ पे ये है कि आपने खींचा, इलास्टिक थे पर वापस आए नहीं, आराम से आ रहे हैं, आराम से आ रहे हैं, एकदम मस्ती में आराम से आ रहे हैं, धीरे 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 धीरे। तो एक्चुअली देखने में लगते हैं प्लास्टिक पर होते हैं इलास्टिक,
इसी को इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट कहा जाता है, क्योंकि वो एकदम नहीं आता, थोड़ी देर बाद नजर आता है, इसलिए आफ्टर इफेक्ट कहा जाता है। तो यानी कि दिस इज नोन एज इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट, यानी कि ये इफेक्ट आपको थोड़ी देर बाद मिलता है। दिस इज इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। Okay, the temporary delay in a regaining of a original configuration by elastic body after removal of deforming force। जैसे ही आपने deforming force हटाया, एक temporary delay आया वापस आने में उसकी ओरिजिनल लेंथ पे, तो that is elastic after effect। चलो सवालों का सिलसिला थोड़ा सा शुरू करते हैं। काफी देर से हमने थियोरेटिकल सेक्शन कवर किया है। सवालों पे अगर हम आए, a substance temporarily loses its elastic property when a continuous strain is applied। कौन सा मटेरियल है, क्या इफेक्ट दिखा रहा है ये, अगर हम ध्यान से देखें तो क्या मटेरियल क्या इफेक्ट दिखा रहा है, टेम्पररी लूज इलास्टिक प्रॉपर्टी व्हेन कॉन्टिन्यूस स्ट्रेन, बार बार आप स्ट्रेन लगाए जा रहे हो, उसने लूज ही कर दी अपनी इलास्टिक प्रॉपर्टी। तो ये इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट तो है नहीं, ये क्या है, इलास्टिक फटीग है। इसको हम क्या बोलेंगे, इलास्टिक फटीग। इलास्टिक फटीग है ना ये, जिसमें उसने अपनी प्रॉपर्टी लूज ही कर दी है, बार बार स्ट्रेन, कॉन्टिन्यूस स्ट्रेन लगाने से उसने अपनी प्रॉपर्टी को लूज कर दिया है, तो दिस इज इलास्टिक फटीग। The stress strain curve for two material A and B are shown in the figure. The graph are drawn to the same scale. Select the correct statement. So अगर आप ध्यान से देखोगे, यहां पे आपको दो कर्व दिए हैं, ये वाला कर्व A, ये वाला कर्व B। सो क्लियर सी बात है, अगर हम ध्यान से देखेंगे, दोनों ही कर्व आपको प्रोपोर्शनल रीजन दे रहे हैं। यहां से आप देख सकते हो, इसमें भी प्रोपोर्शनल रीजन है, इसमें भी है, बट आप इसका एंगल देखो ध्यान से, ठीक है ना। ये मटेरियल हमने सबसे पहले वाला मटेरियल ले लिया ए, तो ये थीटा ए एंगल ले लेते हैं, ये एंगल थीटा बी ले लेते हैं। ऑफ कोर्स देखने में पता चल रहा है थीटा ए थीटा बी से बड़ा है, यानी कि जो स्लोप है यहाँ पे ज्यादा है, ए का जो स्लोप है वो ज्यादा है और बी वाले कर्व में जो स्लोप नजर आ रहा है वो कम है। तो यानी कि इसका स्लोप क्या देता है, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का स्लोप क्या देता है आपको, यंग्स मॉडुलस। तो आप क्लियरली कह सकते हो जो पहला वाला कर्व है उसका यंग्स मॉडुलस दूसरे वाले कर्व के यंग मॉडुलस से ज्यादा होगा। दूसरी बात आप लोगों को याद रखना है, यहां दूसरी चीज पूछ रहा है ब्रिटल और डक्टिलिटी के बारे में, तो आप ये देख सकते हो यहां पे P से लेके Q रीजन है, यहां से लेके P से Q रीजन है, ये रीजन छोटा है ना, ये शॉर्ट है रीजन, आप देख सकते हो ये रीजन काफी लॉन्ग है यहाँ पे। तो क्लियरली ये डक्टाइल मटेरियल होगा, है ना, ये कैसा मटेरियल होगा, डक्टाइल, और ये कैसा मटेरियल होगा, ब्रिटल। तो अब आप सारे ऑप्शंस को चेक करो भाई। पहला ऑप्शन कहता है मटेरियल ए हैज ग्रेटर यंग्स मॉडुलस, ये ऑप्शन सही है ना, इस ऑप्शन में कोई कमी नहीं है, ये बिल्कुल सही है। सेकंड कह रहा है मटेरियल ए इज डक्टाइल, है या नहीं है, सर मटेरियल ए डक्टाइल भी तो है। फिर बोल रहा है मटेरियल बी इज ब्रिटल, क्या ये भी है, ये भी है, मटेरियल बी ब्रिटल है, ऐसा भी है। और फिर लास्ट ऑप्शन ऑल ऑफ दीस, लास्ट ऑप्शन क्या हो गया, ऑल ऑफ दीस, यानी कि ऑब्वियसली अगर तीनों ही ऑप्शन ठीक है तो मैं तीनों को तो मार्क कर नहीं सकता, मुझे एक ही ऑप्शन मार्क करना है, तो मैं बिल्कुल यही वाला ऑप्शन मार्क कर दूंगा, दिस इज ऑल ऑफ दीस। ओके, क्लियर हो गया। तो यहां से हम लोगों को क्या मिलता है कि भैया हमें मटेरियल के बारे में समझ में आ गया कि कोई मटेरियल डक्टाइल है, कोई क्या है, बट इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑल ऑफ दीस। ठीक है, डन। Which of the following is the graph showing variation of elastomers? इसमें से इलास्टोमर का कर्व कौन सा है, आप देख सकते हो। देखो इलास्टोमर का कर्व ये तो हो नहीं सकता क्योंकि हुक्स लॉ को फॉलो कर रहा है, ये भी बहुत अजीब सा कर्व है ना। अब इन दोनों में से हो सकता है, बट इलास्टोमर में हमने देखा था कम स्ट्रेस पे ज्यादा स्ट्रेन मिले, इसमें तो उल्टा हो रहा है, इसमें धीरे 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 स्ट्रेस घटता जा रहा है और स्ट्रेन आपका कांस्टेंट होता जा रहा है, मतलब स्ट्रेस बढ़ रहा है पर स्ट्रेन कांस्टेंट हो रहा है, तो स्ट्रेन बढ़ नहीं रहा, स्ट्रेन का बढ़ना घटता जा रहा है, तो ये वाला अच्छा है कर्व। यहाँ पे आप देख सकते हो आपका पहले स्ट्रेस, आप देख सकते हो स्ट्रेन बढ़ता जा रहा है, यहाँ स्ट्रेन बढ़ता जा रहा है, ये स्ट्रेन है, देख सकते हो आप, तो स्ट्रेन इंक्रीज होता जा रहा है, यहाँ पे इसका स्लोप बढ़ रहा है, तो यानी कि यहाँ पे आप कह सकते हो दिस इज द इलास्टोमर कर्व, जिसमें आप स्ट्रेस बढ़ा रहे हो, उतना ही स्ट्रेस बढ़ा रहे हो बट स्ट्रेन बढ़ता जा रहा है, तो स्ट्रेन का इंक्रीमेंट ज्यादा है। ये स्ट्रेट लाइन होता तो इक्वल स्ट्रेस में इक्वल स्ट्रेन होता, बट ये ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी कि सेम स्ट्रेस पे ज्यादा स्ट्रेन मिलता जा रहा है आपको, इसका स्लोप बढ़ता जा रहा है, यानी कि ये कर्व सही है। For steel, the breaking stress is 6 into 10 की power 6 Newton per meter square and density is this. The maximum length of steel wire which can be suspended without breaking under its own weight. अब देखो अगर यहां से ब्रेकिंग स्ट्रेस की बात करें तो आपने देखा था कि एक पर्टिकुलर स्ट्रेस के बाद मटेरियल टूट जाता है, तो यहां पे अगर हम एक वायर कंसीडर कर रहे हैं, वो अपने वेट की वजह से ही टूट रही है, और वेट कितना होता है किसी का, mg होता है ना। आप इसको डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी भी तो कह सकते हो, ये किसी भी मटेरियल का वेट हो सकता है क्योंकि हमें क्वेश्चन में डेंसिटी दी है। ओके,
अब आपसे बोल रहे हैं मैक्सिमम लेंथ ऑफ स्टील वायर विच कैन विथस्टैंड, तो स्ट्रेस के लिए मैं क्या लिख सकता हूं, स्ट्रेस की बात करूं तो स्ट्रेस को लिख सकता हूं यहां पे mg डिवाइडेड बाई एरिया। तो यहां पे क्या बन जाएगा, m की जगह रो इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं, एरिया इंटू लेंथ, जो भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है इंटू लेंथ, इसको हम क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम। तो यहाँ रो एल ए एल है ना, मैंने अगर आप ध्यान से देखोगे, सॉरी यहां लिख देता हूं पहले, रो ए एल जी है ना, तो रो एल ए एल जी, यानी कि आप देख सकते हो, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, यहां पे मेरा मास इंटू जी था, रो वी जी था, रो एल जी, हाँ तो यहां पे आपका आ जाएगा रो ए एल जी, सॉरी ये आएगा डिवाइडेड बाई ए से ए कट जाएगा, तो आप देख सकते हो ये कुछ रो एल जी आ गया। ओके, सो आप देख सकते हो mg यानी कि वेट, जिसको मैंने डेंसिटी इंटू वॉल्यूम कहा था, और अगर हम ध्यान से देखें डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम को हम क्या लिख सकते हैं, क्लियरली जो भी मेरी वॉल्यूम है एरिया इंटू लेंथ लिख सकते हैं, वही मैंने यहाँ पे किया है। उसके बाद मैंने स्ट्रेस में डाल दिया, तो रो ए एल जी डिवाइडेड बाई ए से ए कट गया, रो एल जी आ गया, तो बेसिकली ये मेरा स्ट्रेस आ गया, ठीक है ना। और हम लोगों को क्वेश्चन में दे रखा है ब्रेकिंग स्ट्रेस इतना है, तो अब हम यहाँ पे डाल देते हैं, हम लोगों को रो की वैल्यू दे रखी है हमें, रो एल जी मतलब ब्रेकिंग स्ट्रेस कह दिया गया है इस क्वेश्चन में, तो हम ब्रेकिंग स्ट्रेस की जगह उसकी वैल्यू डाल देते हैं, कितना स्ट्रेस है, 6 इंटू 10⁻⁶ है, ठीक है ना। डेंसिटी कितनी है, 8 इंटू 10⁻³ है, 8 इंटू 10⁻³ है, ठीक है। एल कितना है वो हमें निकालना है, जी की जगह मैं यहाँ 10 ले लेता हूँ, तो इजी हो जाएगा। अब यहां से अगर आप एल निकालना चाहते हो, 6 इंटू 10⁻⁶ डिवाइडेड बाई नीचे कितना हो जाएगा, 8 इंटू 10⁻⁴, यानी कि 6/8 इंटू 100 आ गया ये। तो आप इसको कैंसिल कर सकते हो, 2 3 टाइम्स 2 4 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 75, ठीक है ना, ये आ जाएगा 0.75 इंटू 100 75, तो यहां से जो मेरा आंसर आएगा 75 मीटर। ओके, सो दिस इज द करेक्ट चॉइस, यहां इसका जो आंसर आएगा दैट विल बी 75 मीटर। ओके, यंग्स मॉडुलस एंड इंटर एटॉमिक डिस्टेंस। सो भाई ये जो कंसेप्ट है ये एनसीईआरटी में मिसिंग है, बट मैंने देखा है इससे काफी क्वेश्चंस आजकल पूछे जाते हैं, या फिर डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। हालांकि नीट में इससे कोई डायरेक्ट क्वेश्चन अभी तक नहीं आया, अगर नीट में नहीं आया तो ऐसा नहीं है कि आ नहीं सकता, तो हम लोग थोड़ा सा तैयार रहते हैं इस कॉन्सेप्ट के लिए और थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं, ज्यादा नहीं, पर हाँ हमें एक छोटा सा फॉर्मूला है जो हमें पढ़ लेना चाहिए। सो यहाँ पे क्या एक्चुअली यंग्स मॉडुलस कैसे इंटर एटॉमिक डिस्टेंस पे डिपेंड करता है इसके बारे में है। तो आप जैसे मॉलिक्यूल्स या फिर एटम को कंसीडर कर रहे हो, जैसे एटम्स या मॉलिक्यूल्स को कंसीडर कर रहे हो किसी क्रिस्टल में, किसी सब्सटेंस में, तो हम ऐसे मान सकते हैं किसी सब्सटेंस में या फिर कोई क्रिस्टल है, ठीक है ना, कोई क्रिस्टल आपने कंसीडर किया, कोई मटेरियल आपने कंसीडर किया है, उसमें इस तरीके से एटम्स का अरेंजमेंट है, तो इनके बीच में एक डिस्टेंस होता है, एवरेज एटॉमिक डिस्टेंस हम कुछ ले लेते हैं, एवरेज एटॉमिक डिस्टेंस कुछ यहाँ पे हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, तो यहाँ पे ये बिल्कुल स्टेबल फॉर्म में होता है, और इस डिस्टेंस को मैं कुछ ले लेता हूँ x, ठीक है। और यहाँ पे इनके बीच में एक इंट्रैक्शन होता है, जैसे स्प्रिंग फोर्स में होता है, तो यहाँ पे भी मैं एक फोर्स लिख रहा हूँ जो इनका बेसिकली इंट्रैक्शन इंटर एटॉमिक फोर्स है ना, एक बेसिकली यहाँ पे इंटर एटॉमिक फोर्स कांस्टेंट है, या स्प्रिंग कांस्टेंट की तरह इंटर एटॉमिक स्प्रिंग कांस्टेंट, या फिर फोर्स कांस्टेंट आप कह सकते हो, स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है ना, इंटर एटॉमिक स्प्रिंग कांस्टेंट या फोर्स कांस्टेंट आप इसको नाम दे सकते हो, जैसे स्प्रिंग मास में होता है वैसे ही यहाँ पे भी है। बट यहाँ पे थोड़ी सी चीज आपको याद रखनी है, अगर आप यंग्स मॉडुलस की बात करते हो, एक फॉर्मूला डायरेक्टली याद रखना है आप लोगों को, आप एक फॉर्मूला यूज कर सकते हो कि यंग्स मॉडुलस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इस डिस्टेंस के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इस कांस्टेंट के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इस कांस्टेंट के, ठीक है ना, यानी कि जितना ज्यादा इनके बीच में कांस्टेंट है उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी है, या फिर उतना ज्यादा यंग्स मॉडुलस होगा, मतलब उसको यंग्स मॉडुलस उतना ही ज्यादा मिलेगा, उसको खींचना उतना ही मुश्किल हो जाएगा, उतना ही मुश्किल है इसको खींचना। और x का मतलब है अगर उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस क्या होता है, अगर डिस्टेंस कम है ना तो इनका इंटर एटॉमिक फोर्स बहुत स्ट्रांग होता है, ये याद रखना, जितना x कम होगा उतना फोर्स स्ट्रांग होगा, इसलिए उसमें यंग्स मॉडुलस कैसा हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना। अगर आप डिस्टेंस को बढ़ा दोगे, अगर आप डिस्टेंस को बढ़ा दोगे फोर्स घट जाएगा, यंग्स मॉडुलस आपका घट जाएगा, ठीक है ना। सो आप याद रखना यहाँ पे, तो जस्ट इस फॉर्मूले को आप याद रख सकते हो, अगर आप इस फॉर्मूले को याद रख सकते हो तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, हालांकि मैंने देखा ये फॉर्मूला ज्यादा बुक्स में, स्टैंडर्ड बुक्स में नहीं दिया है, बट कहीं ना कहीं ये सवाल एक दो जगह आपको मिल जाएंगे। सो आई जस्ट वांट कि आप एक दो क्वेश्चन जरूर देख लो, ज्यादा डेप्थ में मैं भी नहीं लेके जाऊंगा, इसमें ओवरव्यू ले रहे हैं, जस्ट एक ओवरलुक देख रहे हैं, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में तो हमें आना चाहिए, हमें कॉन्फिडेंटली आना चाहिए, हम लोग घबरा के ना जाएं, या किसी टेस्ट में देख लें तो हमें नर्वस नहीं होना है,
आराम से कर सकते हैं, यानी यंग्स मॉडुलस इंटर एटॉमिक डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल और के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जैसे कि यहाँ पे द मीन डिस्टेंस, तो यहाँ पे वो मीन डिस्टेंस की बात कर रहा है, यानी कि एक्स की बात कर रहा है, बिटवीन द एटम्स इज इतना, यानी कि हमें एक्स की वैल्यू दे दी इसने, ठीक है। एंड इंटर एटॉमिक फोर्स कांस्टेंट, जैसे हम स्प्रिंग कांस्टेंट कह रहे थे वैसी फोर्स कांस्टेंट हम इसको के ले लेते हैं, फॉर आयरन इज इतना। द यंग्स मॉडुलस, तो वही यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला आप के बाई एक्स डाल सकते हो। के की वैल्यू आप देख सकते हो कितनी है, यहाँ पे 7 है, x की वैल्यू 3 इंटू 10 की पावर माइनस 10 डाल दोगे तो यहां से आ जाएगा 7 इंटू 10 की पावर 10 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है ना। तो 7/3 आएगा 2.33 इंटू 10 की पावर 10, यानी कि दिस इज द करेक्ट चॉइस, दिस इज द करेक्ट चॉइस। ओके, क्लियर है। इसी के साथ अगर हम ध्यान से देखेंगे एक क्वेश्चन और है, जैसे कि इसी से थोड़ा सा रिलेटेड है। इफ द डेंसिटी ऑफ अ मटेरियल इंक्रीजेस, अगर किसी मटेरियल की डेंसिटी इंक्रीज करती है तो क्या होता है यंग्स मॉडुलस का। अब आप सोचो, अगर डेंसिटी इंक्रीज कर रही है तो इसका मतलब मटेरियल के एटम्स पास पास आ रहे हैं, यानी कि आपका जो एक्स कर रहा है वो डिक्रीज कर रहा है। इस केस में जो आपका एक्स कर रहा है ना वो डिक्रीज कर रहा है, और जब एक्स डिक्रीज करता है तो यंग्स मॉडुलस क्या करता है, इंक्रीज करता है। यानी कि यहां पे यंग्स मॉडुलस इंक्रीज करेगा, यानी कि डेंसिटी बढ़ाने से, अगर आप डेंसिटी को क्या कर रहे हो, बढ़ा रहे हो, तो मॉलिक्यूल्स एटम्स पास आ रहे हैं और यहां पे उनका फोर्स इंक्रीज कर रहा है, इंटरेक्शन ज्यादा हो रहा है। तो यानी कि आप देख सकते हो यहां पे अगर x डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि आप यहां पे डेंसिटी इंक्रीज कर रहे हो, डेंसिटी बढ़ा रहे हो, आप डेंसिटी को बढ़ा रहे हो, तो x डिक्रीज कर रहा है, जिससे यंग्स मॉडुलस क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर होगा यंग्स मॉडुलस का बढ़ना। वैसे ही एक क्वेश्चन यहां पे भी दिया गया है, यहां पे क्या क्वेश्चन दिया गया है, यंग्स मॉडुलस डिपेंड्स अपॉन। यंग्स मॉडुलस किस पे डिपेंड करता है, स्ट्रेस स्ट्रेन पे तो नहीं करता ना बेटा, ना स्ट्रेस पे करता है ना स्ट्रेन पे करता है। मटेरियल की प्रॉपर्टी है वो ना स्ट्रेस पे डिपेंड करेगी ना स्ट्रेन पे। कभी ये मत कहना स्ट्रेस डबल करने से यंग्स मॉडुलस डबल हो गया, नहीं, या स्ट्रेन डबल करने से हाफ हो गया, या कुछ ऐसा मत बोलना। स्ट्रेस और स्ट्रेन से इंडिपेंडेंट होता है यंग्स मॉडुलस, ना तो इस पे डिपेंड करेगा ना इस पे डिपेंड करेगा। तो ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। कैसे, टेम्परेचर बढ़ाने से वाइब्रेशंस बढ़ते हैं और एक्स की वैल्यू बढ़ती है, यानी कि अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो तो वाइब्रेशंस इंक्रीज करते हैं, ठीक है ना। वाइब्रेशंस आपके इंक्रीज करते हैं, ये साइन मैंने इंक्रीज के लिए लिखा हुआ है, अप वाला साइन है ना। अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वाइब्रेशंस हमारे बढ़ेंगे, इससे क्या होगा, एक्स इंक्रीज करेगा। इससे एक्स इंक्रीज करेगा तो आपको पता है यंग्स मॉडुलस तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो यंग्स मॉडुलस यहाँ पे क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस बढ़ा तो यंग्स मॉडुलस यहाँ पे क्या करता है, डिक्रीज करता है। तो यानी कि टेम्परेचर के साथ ये वेरिएशन, आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, टेम्परेचर बढ़ाने से यंग्स मॉडुलस क्या होगा, डिक्रीज करेगा, टेम्परेचर घटाने से यंग्स मॉडुलस थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो आप ये भी याद रख सकते हो, ठीक है ना। सो टेम्परेचर से यंग्स मॉडुलस की डिपेंडेंस है। ओके, एक और क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। ये लास्ट टाइम जैसे हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था उससे इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन कहता है द डायमीटर ऑफ अ ब्रास रॉड इज 4 mm एंड द यंग्स मॉडुलस ऑफ ब्रास इज इतना, द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्ट्रेच बाय 0.1% ऑफ दिस लेंथ। सो क्लियरली क्वेश्चन में आप लोगों को क्या दिया है, सबसे पहले हमें ये देखना है कैसे अटेम्प्ट करते हैं सवाल को। हमें क्वेश्चन में जो दिया है हमें पहले देख के ये समझना है कि क्वेश्चन पे कैसे टूटे सर, कैसे टूट पड़े इस क्वेश्चन को, कैसे हम लोग सोचें। तो यहां पे हम लोगों को डायामीटर दिया है 4 mm, तो आप सबसे पहले इसका रेडियस निकाल लो, तो रेडियस हो जाएगा 2 इंटू 10 की पावर -3 मीटर, ठीक है ना। और हम लोगों को यहाँ पे यंग्स मॉडुलस दिया है, तो बेसिकली हमें फॉर्मूला पता है यंग्स मॉडुलस का। वो फॉर्मूला था फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, यानी कि स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन, डेल्टा एल इंटू एल, ठीक है ना। अब क्वेश्चन में हमें दिया है 0.1%, ये क्या है, ये डेल्टा एल बाई एल इंटू 100 है, परसेंटेज चेंज इन लेंथ। ये हम लोगों को 0.1 दिया है, यानी कि डेल्टा एल बाई एल की वैल्यू आ गई 0.1 डिवाइडेड बाय 100, यानी कि 1/10 की पावर 3 भी लिख सकते हो, 1/1000 भी लिख सकते हो, ऐसे भी आप लिख सकते हो, ठीक है। अब आप यहां से निकालना क्या चाहते हो, जल्दी से बोलो। फोर्स, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, गामा ए डेल्टा एल बाई एल। तो यहां से जो फोर्स आएगा, गामा हम लोगों को दे रखा है कितना, 9 इंटू 10 की पावर 9। एरिया कितना हो जाएगा, अगर रेडियस पता है तो एरिया निकाल सकते हैं, एरिया आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर यानी कि 2 इंटू 10 की पावर -3 का स्क्वायर इंटू डेल्टा एल बाई एल, यानी कि 1 डिवाइडेड बाई 10 की पावर 3। सो जल्दी से सब्स्टिट्यूट करते हैं, यहां से यहाँ 9 है, यहाँ 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो मैं 4 को इधर लिख देता हूं,
इंटू 10 की पावर 9 ये रहा, है ना, और एक पाई भी था, पाई भी लिख देता हूं मैं यहाँ पे, इंटू पाई इंटू 10 की पावर -3 इंटू 2 10 की पावर -6, और नीचे से 10 की पावर -3 भी ऊपर जाएगा, यानी कि यहाँ पे बन जाएगा 36। 4 इंटू 9 36 इंटू पाई इंटू 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर -9, ठीक है ना। और यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ 9 इंटू 10 की पावर 10 है, सॉरी यहाँ 10 है, 9 इंटू 10 की पावर 10 है बच्चे, 9 नहीं है, 1 सेकेंड, है ना, एक करेक्शन है, जस्ट यहाँ 10 दिया है, मैंने 9 लिख दिया था, तो यहाँ भी 10 आ जाएगा, तो ये 360 और इंटू एक पाई बचा था, तो ये बन जाएगा 360 पाई। ओके, सो इसका आंसर आ जाएगा 360 पाई। बस ये देख लेना, मैंने 9 लिख दिया था बाय मिस्टेक, यहाँ 10 की पावर 10 है, 10 की पावर 10 है। तो इजी क्वेश्चन है, आई थिंक जस्ट फॉर्मूले में हमें फोर्स कैलकुलेट करना है, और ये क्वेश्चन बन गया होगा आप लोगों से, जब आपने किया होगा ये क्वेश्चन हो गया होगा। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं, यहां क्या कह रहा है, फॉर अ कांस्टेंट हाइड्रोलिक स्ट्रेस ऑन एन ऑब्जेक्ट द फ्रैक्शनल चेंज इन द ऑब्जेक्ट्स वॉल्यूम, यानी कि यहां पे कांस्टेंट हाइड्रोलिक स्ट्रेस लगाया जा रहा है, ठीक है ना, किसी भी ऑब्जेक्ट पे, यहां पे फ्रैक्शनल चेंज इन ऑब्जेक्ट्स वॉल्यूम डेल्टा वी बाई वी और बल्क मॉडुलस में रिलेशन पूछ रहा है। सो अगर आपको याद हो बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला एक बार ध्यान से देखें, क्या होता था, जो भी हमारा प्रेशर लग रहा है डिवाइडेड बाय डेल्टा वी बाई वी विद अ नेगेटिव साइन, यही फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, प्रेशर डिवाइडेड बाय डेल्टा वी बाई वी, यही फॉर्मूला था। इसी को हम फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम बोलते हैं, डेल्टा वी बाई वी को ही हम क्या बोलते हैं, दिस इज नथिंग बट फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम, यही हमारा फ्रैक्शनल चेंज है, किसका, वॉल्यूम का। अब आपसे बस क्या पूछ रहा है बेटा, यहां पे आपसे रिलेशन पूछ रहा है, अगर प्रेशर कैसा है हमारा, बोलो इसने क्वेश्चन में क्या बोला है, अगर हमारा प्रेशर कैसा है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट हाइड्रोलिक प्रेशर, यानी कि हाइड्रोलिक स्ट्रेस, हाइड्रोलिक स्ट्रेस को ही हम प्रेशर कह रहे हैं यहाँ बेटा, यही प्रेशर है, हाइड्रोलिक स्ट्रेस ही प्रेशर कहलाता है। तो आप देख सकते हो यहां से डेल्टा वी बाई वी किसके इक्वल आ जाएगा, पी डिवाइडेड बाय बी के, एक नेगेटिव साइन है, वो तो हमें पता है क्यों आया है, क्योंकि डेल्टा वी नेगेटिव है इसलिए आया है। तो यहां पे आप देख सकते हो प्रेशर तो कांस्टेंट है, यानी कि हाइड्रोलिक स्ट्रेस तो कांस्टेंट है, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बी के, यानी कि डेल्टा वी बाई वी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ बी। तो क्या आंसर आ जाएगा यहां से, डेल्टा वी बाई वी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ बी। क्लियर, आगे देखते हैं, द इंक्रीज इन प्रेशर रिक्वायर्ड टू डिक्रीज दी 200 लीटर ऑफ अ लिक्विड बाय 0.004% इन अ कंटेनर, यानी कि बिल्कुल वैसा ही सवाल है, यहां पे आपसे पूछ रहा है कितना प्रेशर इंक्रीज करे, द इंक्रीज इन प्रेशर रिक्वायर्ड टू डिक्रीज 200 लीटर, यानी हमें वॉल्यूम की वैल्यू दे दी, और हमें ये दे दिया, ये कितना दे दिया, ये क्या दिया है हमें, परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम, यानी कि डेल्टा वी बाई वी इंटू 100 इज इक्वल्स टू 0.004। तो बेसिकली आप डेल्टा वी बाई वी को जान गए, यहां से आप इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 4 इंटू 10 की पावर -3, तो यहां से आ जाएगा 4, और 100 से आप और डिवाइड कर दो, तो 4 इंटू 10 की पावर -5 आ जाएगा डेल्टा वी बाई वी। देखो डेल्टा वी बाई वी इंटू 100 0.004 था, यानी 4 इंटू 10 की पावर -3 था, 3 डेसिमल थे ना बेटा, 1 2 3 बार टापेंगे, फिर आप इस 100 से भी डिवाइड करोगे तो 10 की पावर -3 इंटू 10 की पावर -2, 10 की पावर -5 बन जाएगा, ये हमें मिल गया। v का कुछ करना है, इसका कोई यूज होगा नहीं यहाँ पे क्वेश्चन में, ठीक है ना, दे दिया है पर यूज होगा नहीं, क्योंकि हम लोगों को कैलकुलेट क्या करना है, यहाँ पे हम लोगों को बल्क मॉडुलस दिया है, हम लोगों को यहाँ पे इंक्रीज इन प्रेशर, यानी जो भी प्रेशर होता है वही हमें निकालना है। तो हमें पता है यहाँ पे बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला होता है, जो भी आप एक्स्ट्रा प्रेशर लगा रहे हो या जो भी प्रेशर है डिवाइडेड बाय डेल्टा वी बाई वी, ठीक है ना, यही होगा। ओके, सो यहां से नेगेटिव साइन तो हम हटा रहे हैं, क्योंकि हम सिर्फ मैग्नीट्यूड देख रहे हैं, हमें अगर प्रेशर निकालना है तो बल्क मॉडुलस इनटू डेल्टा वी बाई वी कर देना चाहिए, और बल्क मॉडुलस कितना दिया है, 2100, और ये क्या है, m, m का मतलब होता है मेगा, मेगा का मतलब जानते हो 10 की पावर 6, मेगा मतलब 10 की पावर 6 आ गया, और मल्टीप्लाई बाय डेल्टा वी बाई वी, ये कितना आ गया, 4 इंटू 10 की पावर -5, तो यहां से कितना आ जाएगा, ये 4 इंटू 21 हो जाएगा 84, और यहाँ पे हो जाएगा 2 0 है ना, तो ये हो जाएगा इंटू 10 की पावर 8 इंटू 10 की पावर -5, ठीक है ना, 4 इंटू 2 8, 4 इंटू 1 4, 84, और 2 0 थे, यहाँ 6 थी पावर, तो 10 की पावर 8 और इंटू 10 की पावर -5, यानी कि यहां से आपका आ जाएगा 84 इंटू 10 की पावर 3, 84 इंटू 10 की पावर 3, ये मेरा प्रेशर आ गया, दिस इज माई प्रेशर।
84 इंटू 10 की पावर 3, ये मेरा प्रेशर आ गया, यानी 84 किलो पास्कल इसको हम कह सकते हैं। दिस इज 84 किलो पास्कल, ये बुला सकते हैं इसको, है ना आसान। सेम देखो, आप देख सकते हो ये दोनों कॉन्सेप्ट इसी फॉर्मूले से रिलेटेड थे। आगे बढ़ते हैं। A ball falling in a lake of depth 200 meters shows 0.1% decrease in its volume at the bottom. What is the bulk modulus of the material of the ball? अब ये क्वेश्चन में क्या है, थोड़ा आप अगर हम ध्यान से देखें, यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, मान लो एक लिक्विड है जिसमें बॉल किसी 200 मीटर डेप्थ तक चली गई, तो यहां पे जो आपकी डेप्थ है वो हमारी 200 मीटर है, ठीक है। सो आप सबसे पहले सोचो कि आप यहाँ प्रेशर नहीं बता सकते, लिक्विड का प्रेशर कितना होगा, यहाँ प्रेशर बता सकते हैं, बट उसके लिए आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। वो फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, वैसे हम फ्लूइड्स में पढ़ेंगे बट हम इसको यहाँ पे भी डिस्कस कर सकते हैं। जस्ट एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, और वो फॉर्मूला होता है, जो लिक्विड प्रेशर लगाता है उसका फॉर्मूला होता है ρgh। यहाँ पे इसका क्या मतलब है, रो का मतलब है यहाँ पे ये डेंसिटी ऑफ लिक्विड है ना, ये हमारा क्या है, ये लिक्विड की डेंसिटी है जो इस पे प्रेशर लगा रही है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ये आप फ्लूइड्स में पढ़ोगे मेरे से, फिर से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एच इसकी हाइट है, जितना नीचे तक आप जा रहे हैं, हाइट और डेप्थ जो भी आप इसको कहना चाहो, डेप्थ या हाइट जो भी कहना चाहो, हम इसको एच लेके चल रहे हैं, ठीक है ना। और जी क्या है मेरा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि प्रेशर तो अपने को पहले से ही पता है, रो जी एच है। रो कितना अपने पास, पानी की जो डेंसिटी होती है वो 1000 होती है, 10 की पावर 3। डेंसिटी ऑफ वाटर मैं आपको बता देता हूं, 10 की पावर 3 kg पर मीटर क्यूब, या फिर आप 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब भी याद रख सकते हैं, कुछ भी याद रख सकते हो। पानी की डेंसिटी तो अपने को पता ही होनी चाहिए भाई, पानी अनमोल है, पानी हमारे आसपास इतना है, ठीक है ना, तो पानी की डेंसिटी पता होनी चाहिए भाई, ठीक है ना, याद होनी चाहिए, ओके, ये होती है। तो 10 की पावर 3 डेंसिटी की जगह आ गया, जी की जगह कितना डाल देता हूं मैं, 9.8 डाल देता हूं, और हाइट की जगह कितना डाल दिया, 200। तो 9.8 इंटू 2 कितना होता है, 19.6 इंटू 10 की पावर 5। तो ये मेरा प्रेशर आ गया, प्रेशर मेरा ऑलरेडी आ गया। अब क्या करना है बताओ, प्रेशर आ गया, फिर तो बहुत आसान काम है। अब आपको बल्क मॉडुलस निकालना है ना, तो बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला हम जानते हैं, बहुत आसान है। एक बार आपने प्रेशर कैलकुलेट कर लिया, अब बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला होता है प्रेशर डिवाइडेड बाय डेल्टा वी बाय वी, यही होता है ना, एक नेगेटिव साइन भी आता है, ठीक है। अब यहां पे हमें दे रखा है 0.1% डिक्रीज हो रही है वॉल्यूम, यानी कि माइनस डेल्टा वी बाई वी की जो वैल्यू है, या फिर डेल्टा वी बाई वी की वैल्यू है, वो 0.1 बाय 100 कर दूं ना बेटा, क्योंकि 100 ये परसेंटेज में जैसे हम पहले भी कर रहे थे, 100 से डिवाइड करना पड़ता है ना फ्रैक्शन निकालने के लिए, यानी कि 10 की पावर -3 लिख सकते हैं हम इसको। ये 0.1 है, 10 की पावर -1 है, नीचे से 10 की पावर 2 आएगा तो 10 की पावर -3 आ जाएगा डेल्टा वी बाई वी। सो बस इसमें डाल दो, प्रेशर की जगह कितना था अपने पास, 19.6 इंटू 10 की पावर 5, और डिवाइडेड बाई कितना है, 10 की पावर -3, तो ये आ जाएगा 19.6 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा, 5 और -3, ये -3 ऊपर जाके ऐड हो जाएगा, अरे जुड़ जाएगा ऊपर जाके, तो कितना हो जाएगा, ये 10 की पावर 8 हो जाएगा। तो 19.6 इंटू 10 की पावर 8, क्या ये आ जाता है अब हमारा, क्या ये अब आसानी से आ रहा है, ठीक है ना, ये आसानी से आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, ये क्लियर है ना, ये इजीली आ रहा है, ओके, आ गया समझ में अच्छी तरीके से। सो यहां से ये हमारा आंसर आ जाएगा। A 2 meter long rod of radius 1 centimeter which is fixed from one end is given a twist of 0.8 radius. The shear strain developed will be. So यहाँ पे मैं आपको एक क्वेश्चन ट्विस्टिंग का जरूर कराऊंगा, मैं थोड़ा सा कंसेप्ट बता देता हूं ट्विस्टिंग ऑफ रोड पे, कि अगर हम रॉड को ट्विस्ट करते हैं तो क्या होता है, ट्विस्टिंग ऑफ रॉड से क्या हमारा मतलब है। अब आप एक चीज समझना, जैसे मान लो एक रॉड है बेटा, ये ऊपर से आपने एकदम चिपका रखी है इस तरीके से, ये ऊपर से आपने क्या कर रखा है, इसको एकदम चिपका रखा है, एक रॉड को ऊपर से चिपकाया हुआ है, ओके। थोड़ा सा ना मैं इस रॉड को दिखा देता हूं आपको अलग से, ये रॉड हमने ऊपर से चिपकाई हुई है, यानी कि यहां से फिक्स्ड है, ऊपर से फिक्स्ड है, ऊपर से नहीं ये घूम रही, ठीक है ना, ये फिक्स्ड है। और अब आप नीचे से इसको ट्विस्ट कर रहे हो, ट्विस्ट का मतलब क्या है, ये इसकी अगर एक्सिस है, इस तरीके से इसको किसी एंगल पे घुमा रहे हो, आपने इसको रोटेट कर दिया, नीचे से ऐसे रोटेट कर दिया, तो आपने इसको रोटेट कर दिया, कितने एंगल पे ट्विस्ट कर दिया, लेट अस से थीटा एंगल पे, कितने एंगल पे ट्विस्ट कर दिया, थीटा एंगल पे ट्विस्ट कर दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये रॉड घूम जाएगी, थोड़े से एंगल से घूम जाएगी, यहाँ पे छोटा सा एंगल बन जाएगा, ये थीटा एंगल होगा, है ना, मैं मान लेता हूँ छोटा सा इसने आर्क कवर कर लिया, ऐसे सर्कल में नहीं होता,
जैसे एक छोटा सा एंगल घूम जाता है तो ये छोटा सा एंगल घूम गया थीटा। अगर मैं नीचे से देखूंगा तो मुझे दिखेगा ये, है ना, ये छोटा सा एंगल घूमता हुआ दिखेगा थीटा। मैं नीचे से देख रहा हूं, मान लो मैं यहां से नीचे से देख रहा हूं तो ये थोड़ी सी घूमती हुई नजर आएगी मुझे रॉड। कितने एंगल पे घूमेगी? थीटा। तो बेसिकली आप देख सकते हो हम इसको बोलते हैं रेडियस, है ना, और ये होती है एक तरीके से आर्क, है ना। तो हमें ये आर्क चाहिए, दिस आर्क डिवाइडेड बाय द लेंथ ऑफ द रोड, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय द लेंथ ऑफ द रोड। ये होता है यहां पे हमारा स्ट्रेन, ट्विस्टिंग स्ट्रेन जिसको कहते हैं। तो यहां जो ट्विस्ट में स्ट्रेन आता है, ट्विस्टिंग स्ट्रेन या फिर सिंपली हम ट्विस्ट स्ट्रेन भी इसको लिख सकते हैं, ये होता है जितनी भी नीचे आर्क आप कवर करते हो डिवाइडेड बाय जो भी हमारी लेंथ है रोड की, ऊपर से और नीचे से दो जो एरियाज है उनके बीच का डिस्टेंस, इस एरिया और इस एरिया के बीच का डिस्टेंस, यानी कि लेंथ हो गई जो रोड की, लेंथ ऑफ रोड। यानी कि इन शॉर्ट हम याद रख सकते हैं ये क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ रोड इनटू थीटा, जितने एंगल पे आपने इसको घुमाया है, डिवाइडेड बाय एल। तो आप ये फॉर्मूला याद रख सकते हैं, दिस इज अ शॉर्टकट, ठीक है। अब ये क्या इंपॉर्टेंट है, देखो हम एनसीईआरटी से हटके कुछ चीजें जरूर पढ़ रहे हैं, बट एनसीईआरटी का वेटेज सबसे ज्यादा है, पर ऐसा नहीं है कि प्योरली एनसीईआरटी से आ रहा है, चीजें बाहर से भी पूछी जा रही है। थोड़ा बहुत आप लोगों को, थोड़ा बहुत, क्योंकि इसमें ज्यादा मुश्किल कुछ नहीं है, ज्यादा लंबा कुछ नहीं है, स्ट्रेन है, सिंपली आप लोगों को पता है लेंथ का रेशियो होता है, तो आर्क बाई एल, यानी कि जितना हम यहाँ घूम रहे हैं, आर इंटू थीटा, थीटा का मतलब जो भी ट्विस्ट एंगल है मल्टीप्लाई बाय रेडियस, जो भी आपका ट्विस्ट एंगल है उसको बस आपको मल्टीप्लाई करना है रेडियस से और रॉड की लेंथ से डिवाइड कर देना है, बस इतना ही तो करना है। तो ये बहुत सिंपल फॉर्मूला है, तो अगर इससे कोई क्वेश्चन आ जाता है तो हमें तैयार रहना है, ठीक है ना। तो ट्विस्टिंग ऑफ रॉड का ये कंसेप्ट है। तो मैं अब आपको दिखा सकता हूं इसी फॉर्मूले को हम किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे अब, ठीक है ना। इस फॉर्मूले को किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे, अब आप देख सकते हो यहाँ पे बोल रहा है 2 मीटर लॉन्ग रॉड है जिसका रेडियस आपको 1 सेंटीमीटर दिया है, यानी कि हमें आर की वैल्यू दे दी कितनी, 1 सेंटीमीटर, आर की वैल्यू हमें मिल गई, ठीक है ना। और हम लोगों को क्या दे दिया, एंगल, थीटा रेडियन में ही चाहिए था, रेडियन में ही दिया है 0.8 रेडियन। और हम लोगों को क्या दे दिया है, बोलो बेटा, यहां पे हम लोगों को 2 मीटर लॉन्ग यानी लेंथ ऑफ रॉड दे दी, वो 2 मीटर दे दी, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखोगे यहां पे मुझे क्या कर लेना चाहिए, या तो रेडियस को मीटर में कन्वर्ट कर लो या लेंथ को सेंटीमीटर में। मैं एक काम करता हूं, लेंथ को सेंटीमीटर में लिख देता हूं, एक ही बात है, या तो इसको मीटर में कर लो या फिर इसको, या तो इसको मीटर में कर लो या फिर इसको सेंटीमीटर में कर लो, एक ही बात है। मैंने लेंथ को सेंटीमीटर में कर लिया। अब आप बताओ यहाँ पे जो हमें क्या मिलने वाला है, यहाँ पे स्ट्रेन मिलने वाला है, शेयर स्ट्रेन। आप इसको शेयर स्ट्रेन या ट्विस्टिंग स्ट्रेन भी कह सकते हो, इसी को शेयर स्ट्रेन कह रहा है ये। शेयर स्ट्रेन या फिर ट्विस्टिंग स्ट्रेन एक ही चीज है यहाँ पे। शेयर स्ट्रेन अगर आप ध्यान से देखोगे, क्योंकि ये सरफेस के ऐसे पैरेलल लग रहा है, यहाँ फोर्स आप सरफेस के पैरेलल लगा रहे हो, रियलिटी में आप यहाँ टॉर्क लगा रहे हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो शेयर स्ट्रेन या ट्विस्टिंग स्ट्रेन हम लोगों को मिल रहा है वो फॉर्मूला क्या है, आर थीटा डिवाइडेड बाई एल। आर का मतलब है रेडियस, रेडियस कितना है अपने पास, 1 है, थीटा कितना है 0.8 है, और लेंथ को भी मैंने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया है, 200 है, ठीक है ना। लेंथ को भी मैंने कन्वर्ट कर लिया है, 200 है। तो यानी कि ये कितना हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा 0.4 डिवाइडेड बाय 100, यानी कि 0.004, 0.004, ये मेरे को अपना फाइनल आंसर मिल जाएगा, ठीक है। क्लियर है, ये आई थिंक समझ में आ रहा होगा। थोड़ा आप इसको ध्यान से देख सकते हो, बिल्कुल शेयर स्ट्रेन की तरह। शेयर स्ट्रेन में भी देखो यही होता था, ये शेयर स्ट्रेन ही है। जब हम शेयर स्ट्रेन की बात करते थे उसमें भी हम दो सरफेसेस को देखते थे कि एक सरफेस पहली वाली सरफेस से कितना आगे चली गई, है ना। उसमें भी तो आप ये करते थे, आप फोर्स देखते थे और आप देखते थे कि ये सरफेस कितना आगे खिसक गई है सर, है ना। जितना डिस्टेंस ये खिसक गई है उसको आप एक्स कहते थे, नीचे एल से डिवाइड कर देते थे। यहाँ एक्स के जगह क्या आ गया, हमारा आर्क आ गई है, तो ये आर्क बन गया और नीचे एक तरीके से एल बन गया, वही फॉर्मूला है ये भी, इसलिए इसको शेयर स्ट्रेन ही कह रहे हैं। क्योंकि जो भी सरफेस है फोर्स उसके पैरेलल लग रहा है, आप ऐसे ट्विस्ट कर रहे हो, आप रॉड को ऐसे ट्विस्ट कर रहे हो, तो जो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उसके पैरेलल फोर्सेस दे रहे हो। When strain is produced in a body within elastic limits its internal energy। अब ऐसा कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाता है कि अगर स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है किसी बॉडी में, इलास्टिक लिमिट है, अभी भी इलास्टिक लिमिट है, इसका मतलब स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है, आपने बहुत ज्यादा नहीं खींच दी है। मतलब यहाँ इलास्टिक लिमिट का मतलब क्या है कि अभी भी स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है, आपने बहुत ज्यादा नहीं खींच दिया है, अब आपने उसको खींचा है।
तो कोई भी ऑब्जेक्ट कैसे रहती है, कोई भी ऑब्जेक्ट आपने पढ़ा है, चाहे केमिस्ट्री में करें, फिजिक्स में पढ़ें, हर ऑब्जेक्ट मिनिमम एनर्जी चाहता है, वो एक नेचुरल लेंथ पे होता है। आप उसको दबाओ या खींचो, दोनों ही केसेस में उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ती है। यानी कि अगर आप बहुत ज्यादा दबाव डालोगे, बहुत ज्यादा खींचोगे, तो अपनी नेचुरल स्टेट से बाहर चला जाएगा। यानी कि वहां पे फोर्सेस तो बढ़ सकते हैं, बट उसकी जो टेंडेंसी अगर हम ध्यान से देखें, वो अपनी नेचुरल लेंथ पे आने की ही होती है। तो रियलिटी में अगर आप उसको स्ट्रेच करोगे, उसकी लेंथ बढ़ेगी, तो यहाँ पे उसकी इंटरनल एनर्जी पे फर्क पड़ेगा। उसकी इंटरनल एनर्जी क्या होगी, अगर हम ध्यान से देखें, स्ट्रेन डालेंगे तो बढ़ेगी, तो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करेगी, क्योंकि आप उसको इक्विलिब्रियम से हटा रहे हो। वो इक्विलिब्रियम से हटाओगे तो उसकी एनर्जी बढ़ती ही है। पोटेंशियल एनर्जी इक्विलिब्रियम पे मिनिमम होती है। यहाँ पे अगर आप छेड़छाड़ करोगे, स्ट्रेन लगाओगे, तो एनर्जी क्या करेगी, चेंज। तो हम इसका रीजन लिख देते हैं, अच्छे से इसका एक्सप्लेनेशन लिख देते हैं कि ये क्वेश्चन का आंसर क्यों है ये। अगर हम इसके रीजन और एक्सप्लेनेशन की बात करें, क्योंकि आप बोलोगे इनिशियली, ठीक है ना, इनिशियली ऑब्जेक्ट इज एट इक्विलिब्रियम, है ना, इज एट इक्विलिब्रियम, और इक्विलिब्रियम में आप जानते हो विद मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, विद मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो सबसे कम होगी, ठीक है ना। इक्विलिब्रियम में था तो पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, सबसे कम थी। तो अगर आप इसमें स्ट्रेन दे रहे हो, तो आप उस पर एक फोर्स लगा रहे हो, वापस आना चाहता है, ठीक है ना। सो बाय अप्लाइंग स्ट्रेन, ठीक है ना, बाय अप्लाइंग स्ट्रेन, अगर आप उस पर कोई स्ट्रेन दे रहे हो, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो बच्चों, बाय अप्लाइंग स्ट्रेन, अगर आप उसको कोई स्ट्रेन दे रहे हो, इट इंक्रीजेस, इट इंक्रीजेस फोर्स, है ना, एक डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रहे हैं, और पोटेंशियल एनर्जी, है ना। सो बाय अप्लाइंग स्ट्रेन, एक्चुअली हम ये नहीं लिख सकते इट इंक्रीजेस फोर्स की जगह हम यहां लिखेंगे इट इंक्रीजेस पोटेंशियल एनर्जी, इट इंक्रीजेस पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि आप फोर्स लगा रहे हो, फोर्स लगा रहे हो तभी तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है बाय अप्लाइंग स्ट्रेन। स्ट्रेन कैसे लगा सकते हैं, फोर्स लगा के, फोर्स लगा रहे हैं। आपको पता है ना, जैसे स्प्रिंग मास सिस्टम भी होता है, अगर आप खींचते हो, उसको स्ट्रेच करते हो, कंप्रेस करते हो, तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, बढ़ती है ना। वही यहाँ पे भी आप फोर्स लगा रहे हो, इक्विलिब्रियम से हटा रहे हो, तो पहले स्टेबल इक्विलिब्रियम में था वो, आप इक्विलिब्रियम से हटा रहे हो, उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, याद रखना। तो ये एजर्शन रीजन भी आ सकता है, हो सकता है सवाल आ जाए एजर्शन रीजन में, इसको एजर्शन की तरह ले ले और इसको रीजन की तरह कंसीडर कर ले, तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ओके, प्रीवियस ईयर में आया हुआ सवाल, 2020 में आया हुआ सवाल, इंपॉर्टेंट है, जरा इस पे चर्चा करते हैं। A wire of length L, area of cross section A is hanging from a fixed support. The length of the wire changes to L1 when mass M is suspended from its free end. The expression of Young's modulus. So अगर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पे एक वायर है जिसकी लंबाई कितनी दी गई है, अगर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पे हम लोगों को एरिया A दे रखा है, लेंथ L दे रखी है, एरिया A, लेंथ L। आप इसको खींच रहे हो तो लेंथ इसकी बढ़ रही है, द लेंथ ऑफ द वायर चेंजेस टू L1, तो फाइनल लेंथ कितनी हो गई, जब वायर खिंच गई तो फाइनल लेंथ हो गई आपकी L1, तो चेंज इन लेंथ कितना हो जाएगा आपका L1 माइनस L, यही तो एक्सटेंशन इन लेंथ हो जाएगा अब हमारा। सो यंग्स मॉडुलस का एक्सप्रेशन क्या होगा, यंग्स मॉडुलस क्या होता है, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया डेल्टा L इंटू L। तो यानी कि यहाँ पे जो एक्सप्रेशन आएगा वो आ जाएगा फोर्स इंटू जो ओरिजिनल लेंथ थी वो L थी, और अगर आप ध्यान से देखोगे नीचे एरिया A और नीचे आ जाएगा L1 माइनस L, ठीक है ना। तो यहां से क्या आंसर आ जाएगा, फोर्स की जगह आप mg लिख सकते हो, फोर्स की जगह मैं यहाँ पे mg लिख सकता हूं, क्योंकि इसका अपना जो वेट हैंग किया हुआ है हमने वो mg किया हुआ है, ठीक है ना, क्लियर है, समझ में आ रहा है अच्छी तरीके से। एक मास m सस्पेंड की है तो ये mgl डिवाइडेड बाई a L1 माइनस L आ जाएगा। Two wires, they are made of same material and they have the same volume. दो वायर है जो सेम मटेरियल से बनाई गई हैं और जो दोनों की वॉल्यूम है वो सेम है। The first wire has a cross section area A, second wire has a cross section 3A. तो सबसे पहले दोनों वायर सेम मटेरियल की है, पहले वाले का क्रॉस सेक्शन एरिया A है, लेंथ मान लेते हैं L। अगर सेम अगर हम बात करें वॉल्यूम है और दूसरे का क्रॉस सेक्शन एरिया 3A है, तो आप देख सकते हो लेंथ अपना आप ही L डैश आपकी आ जाएगी L/3। ये आप डायरेक्टली भी कह सकते हो, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट AL के बराबर आना चाहिए, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है। आप डायरेक्टली भी कर सकते थे, नहीं तो मैं आपको करके भी दिखा लेता हूँ ये आया कैसे, क्योंकि बेटा यहाँ वॉल्यूम कांस्टेंट है, यानी कि जो वॉल्यूम इसका होगा A इंटू L, वही वॉल्यूम इसका होना चाहिए 3A। मान लो इसकी लेंथ नहीं पता, आप L डैश कह दो, तो यहाँ से L डैश अपना आप आ जाएगा, A से A कट जाएगा, कितना आ जाएगा L/3। तो
तो ये तो आप याद रख सकते हो, अगर आप किसी एक वायर को दबा रहे हो एरिया बढ़ जाएगा, लेंथ छोटी हो जाएगी, और उनका प्रोडक्ट पहले वाली वॉल्यूम के इक्वल रहना चाहिए, यानी कि पहले इनका प्रोडक्ट जो था वही बाद में रहना चाहिए। तो हमें पता चल गई लेंथ इतनी हो गई। अब वो बोल रहा है, अगर हम ध्यान से देखेंगे, इफ द लेंथ ऑफ द फर्स्ट वायर इंक्रीज बाय डेल्टा एल, यानी कि हम ध्यान से देख सकते हैं जो फोर्स का फॉर्मूला है वो कितना आ जाएगा यहाँ से, यंग मॉडुलस, यानी कि आप पहले पूरा फॉर्मूला लिख लो। यंग्स मॉडुलस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया डेल्टा एल इंटू एल। तो जो फोर्स लग रहा था वो वाई ए डेल्टा एल बाय एल था, यही था ना। अगर हम ध्यान से देखेंगे फोर्स इतना लग रहा था। अब वो बोल रहा है दूसरी वायर में क्या फोर्स लगाऊं, इस वाली वायर में क्या फोर्स लगाऊं, मैंने कहा एफ डैश। तो एफ डैश क्या होगा बोलो, यंग्स मॉडुलस सेम रहेगा, सेम मटेरियल है, सेम मटेरियल लिया ना क्वेश्चन में, तो यानी दोनों वायर्स का यंग्स मॉडुलस सेम रहेगा। आप सबसे पहले इस चीज को नोट कर लेना भाई, दोनों वायर सेम मटेरियल की, यंग्स मॉडुलस सेम रहेगा। एरिया की बात करो बेटा, एरिया अब आपका बदल जाएगा। एरिया पहले कितना था, अगर आप ध्यान से देखोगे ए, तो बाद में एरिया कितना हो गया, 3a, जैसा कि क्वेश्चन में दे रखा है। पहले एरिया ए है, बाद में एरिया हो गया 3a। उसके बाद डेल्टा एल सेम रखना है आपको, क्वेश्चन में कह रहा है सेकेंड वायर बाय सेम अमाउंट, एक्सटेंशन सेकेंड वायर में सेम चाहिए उसको, डिवाइडेड बाय एल की जगह हो चुका है एल बाय 3। तो ये 3 ऊपर चला जाएगा, है ना, यहाँ पे क्या है एल बाय 3, ये 3 ऊपर चला जाएगा, ये 3 ऊपर जाके 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 9 गामा ए डेल्टा एल बाय एल, यानी कि 9 टाइम्स हो जाएगा। तो जो फोर्स है मेरा वो 9 गुना हो जाएगा, 9 टाइम्स। तो फोर्स पहले जो था एफ था, अब जो फोर्स है वो 9 टाइम्स एफ हो जाएगा। बात समझ में आ रही है अच्छी तरीके से। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो क्वेश्चन को ऐसे आसान बनाना पड़ता है, अगर आप ध्यान से देखोगे ये इजीली सॉल्व हो सकता है, बस थोड़ा ध्यान से देखना है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगर हम ध्यान से देखें, बल्क मॉडुलस से रिलेटेड है। द बल्क मॉडुलस ऑफ अ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट इज बी इफ इट इज सब्जेक्टेड टू अ यूनिफॉर्म प्रेशर पी, द फ्रैक्शनल डिक्रीज इन इट्स रेडियस इज। सो यहां पे आपसे बोल रहा है कि आपका जो बल्क मॉडुलस है वो कितना है, बी है, और अब हम इसको क्या दे रहे हैं, यूनिफॉर्म प्रेशर दे रहे हैं पी, तो कितना फ्रैक्शनल डिक्रीज आएगा इसके रेडियस में। सो एक चीज याद रखना, फॉर्मूला क्या है, एक बार फॉर्मूले पे चर्चा करते हैं। बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला क्या है, हमें पता है प्रेशर डिवाइडेड बाय डेल्टा वी बाय वी, यही तो फॉर्मूला है। तो बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला यही है, हमने पहले भी ये डिस्कस किया था। अब अगर हम ध्यान से देखेंगे, यहां पे डेल्टा वी बाय वी का फॉर्मूला क्या हो गया, सिंपली फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम का फॉर्मूला हो गया प्रेशर बाय बल्क मॉडुलस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग ये जानते हैं जो वॉल्यूम होता है, ठीक है ना, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का दिया है, वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब, पाई इंटू रेडियस का क्यूब, ठीक है ना। तो मैं यहां से डेल्टा वी बाई वी को ये नहीं लिख सकता, 4/3 तो कांस्टेंट है, क्या मैं इसको लिख सकता हूं 3 डेल्टा आर बाई आर। अच्छा, ये कब लिख सकते हैं, जब फ्रैक्शनल चेंज बहुत कम हो, और इन चैप्टर्स में फ्रैक्शनल चेंज बहुत कम होता है बेटा, यहाँ पे 1% से कम ही होता है, बहुत छोटा फ्रैक्शनल चेंज होता है। तो आप ये लिख सकते हो, यहाँ छोटे फ्रैक्शनल चेंज के लिए ही ये लिख सकते हो, फॉर स्मॉल फ्रैक्शनल चेंज, फॉर स्मॉल फ्रैक्शनल चेंज डेल्टा वी बाई वी और डेल्टा आर बाई आर, आप ये फॉर्मूला लिख सकते हो, उसमें कोई हर्ज नहीं है बेटे, लिख सकते हो, ठीक है ना। ये कैसे आया, जैसे हम एरर्स एंड एरर्स में नहीं करते थे, यूनिट डायमेंशन में नहीं करते थे एनालिसिस में, जहां हम एरर्स निकालते थे, टाइम पीरियड को रूट एल बाई जी होता था, हम लिख देते थे छोटे एरर्स के लिए, वैसे ही छोटे परसेंटेज चेंज में आप ये लिख सकते हो। ओके, फिर तो ये बहुत आसान हो गया। अब डेल्टा वी बाई वी को आप क्या लिख रहे हो, 3 टाइम्स डेल्टा आर बाई आर, इसको आपने लिख दिया 3 टाइम्स डेल्टा आर बाई आर, और यहां से ये कितना आ गया, पी डिवाइडेड बाई बीटा, कितना आ गया यहां से, पी डिवाइडेड बाई बीटा। तो आपका जो डेल्टा आर बाई आर आ गया वो कितना आ गया, जो भी फ्रैक्शनल चेंज रेडियस में है वो आ गया पी डिवाइडेड बाई 3 बीटा, ये आपका आ गया पी डिवाइडेड बाई 3 बीटा, यानी कि जो डेल्टा आर बाई आर है वो पी डिवाइडेड बाई 3 बी है। तो ये जो थर्ड वाला ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन, ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, यानी कि ये करेक्ट आंसर भी है। तो इतना ही डिक्रीज इन आपका क्या आएगा, रेडियस आएगा। आप चाहो तो हर जगह नेगेटिव नेगेटिव साइन लिख सकते हो, उसकी जरूरत नहीं है, वैसे आप चाहो तो समझ जाओ। ऑब्वियसली अगर वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है तो रेडियस घट रहा होगा, भाई किसी ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम घट रहा है, आप दबा रहे हो तो रेडियस तो कम ही होगा ना, और क्या हो सकता है, ठीक है। If a load of 9 kg is suspended on a wire, the increase in length is 4.5 mm. The force constant of the wire is. So देखो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं दिया, ना यंग्स मॉडुलस ना कुछ, पर अगर आप थोड़ा ध्यान से करो, ये क्वेश्चन बहुत आसान है। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको चाहिए क्या, फोर्स कांस्टेंट। फोर्स कांस्टेंट के लिए आप इसको स्प्रिंग से कंपेयर कर लो। अगर आप इसको थोड़ी देर के लिए रॉड ना मान के
स्प्रिंग मान लो, एज्यूम कर लो ये स्प्रिंग है, तो आप आराम से इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते थे। कैसे? यहां पे वो कह रहा है कि हम कितना लोड लगा रहे हैं, 9 kg का, यानी कि जो आप फोर्स दे रहे हो वो mg हो गया, और फोर्स कितना हो गया हमारा 9 kg, यानी कि 9 इंटू 10 90 न्यूटन मान लेते हैं, अप्रोक्सीमेटली 90 न्यूटन। अगर आप इसकी वैल्यू अगर आप जी की वैल्यू 9.8 ले लोगे तो भी आप लिख सकते हो इसको, तो कितना हो जाएगा अगर आप 9.8 ले लो, ठीक है ना, आप 9.8 लेके सॉल्व कर लो इसको, तो ये कितना आ जाएगा आप देख सकते हो, यहां से ये कितना आ जाएगा 9.8 लेके अगर आप सॉल्व कर लेते हो, आप 10 लेके भी सॉल्व कर लो, 9.8 लेके सॉल्व कर लो, एक ही बात है वैसे, ठीक है ना, आप 9.8 लेके भी सॉल्व कर सकते हो इस क्वेश्चन को। और अगर आप ऑप्शंस देखोगे ध्यान से तो अपना आप ही मैच करेंगे, मैं 10 से करके दिखा रहा हूँ, 9.8 से आपको फाइनल आंसर बता दूंगा। 9.8 लेने के लिए आप पहले या तो मल्टीप्लाई कर लो 9.8 इंटू 9 और पूरा सॉल्व कर लो, 8 9 जा 72, यहाँ आ जाएगा 7, 9 9 जा 81, 88.2 आ जाएगा, ठीक है ना, 88.2 आ जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो 90 लेके भी कर सकते हो, जो आपको इजी लगे। मैं इसको 10 लेके कर रहा हूं और आपको एग्जाम में करना ऐसे ही चाहिए, ताकि आपका आंसर जल्दी आए, कैलकुलेशन आपको ना ही करनी पड़े, तो आप इस तरीके से इसको ले लो। अब आप क्या करोगे, इसमें ये आ गया आपका 90, ठीक है ना, ये आपका क्या आ गया अगर आप ध्यान से देखोगे 90, और उसके बाद अगर आप ध्यान से देखोगे ये हमारा फोर्स आ गया, और फोर्स को मैं क्या बोलता हूं, K इंटू एक्स, यही तो होता है ना स्प्रिंग में, तो यहां भी यही चीज है, यहां जो एक्सटेंशन है उसको आप x मान लो, यानी k का फॉर्मूला हो जाता है जैसे f बाई एक्स, यहां भी f की जगह हम डाल देंगे mg, और x की जगह जो भी हमारा एक्सटेंशन है वही आ जाएगा, जो भी हमारा एक्सटेंशन आ रहा है ये वही है, x का मतलब डेल्टा एल है, जो रॉड की लेंथ में चेंज आएगा वही एक्सटेंशन इन रॉड होगा, उसी को आप x लिख सकते हो, डेल्टा एल को ही x लिख सकते हो। तो यहाँ पे क्लियर है, अब आपका जो फोर्स है वो 90 है, और डेल्टा एल हम लोगों को कितना दे रखा है, एक्सटेंशन कितना आया 4.5, यानी कि 4.5 इंटू 10 की पावर -3, तो ये कितना आ जाएगा आप देख सकते हो, 4.5 इंटू 10 की पावर -3 आ जाएगा 90, आप इसको लिख सकते हो 45 इंटू 10 की पावर -4, और यहां से आ जाएगा 90, ये 45 टू टाइम्स चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 10 की पावर 4, ठीक है ना, ये k की वैल्यू आ जाएगी। अब आपका जो आंसर सबसे क्लोज है वो कौन सा है, 10 की पावर 4 में तो चारों हैं, 2 के सबसे क्लोज कौन सा है, ये वाला नंबर है ना, ये सबसे ज्यादा क्लोज है 2 के, ऑब्वियसली यही आंसर होगा। तो देखो मैंने 9.8 लेके नहीं सॉल्व किया तो भी मेरा आंसर सबसे क्लोज यही आ रहा है, आप चाहो 9.8 लेके करोगे तो इसके आसपास ही आंसर आएगा, आपका हो सकता है एग्जैक्ट आ जाए। क्लियर है, आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है ना, जैसे आपको इजी लगे आप उस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो बस इतना याद रखना कि कैलकुलेशन जितनी मिनिमम आप इन्वॉल्व करो, जितना इजीली सॉल्व करो, अप्रोक्सीमेट आंसर लाने की कोशिश करो, उतना ही जल्दी हो जाता है एग्जाम में। टाइम बचता है भाई, टाइम तो बहुत कुछ है ना इस एग्जाम में, इस एग्जाम में टाइम की ही इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है। ओके, ठीक है, अब कुछ ही टाइम से एक सवाल और अब हमारे एग्जाम्स में आने लग गया है रिलेटेड टू स्प्रिंग। भाई स्प्रिंग के केस में एग्जैक्टली क्या होता है, स्प्रिंग वाला केस देख लेते हैं एक बार, ठीक है ना, स्प्रिंग वाले केस पे थोड़ी सी चर्चा हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। जैसे कि अगर हम एक स्प्रिंग को खींचते हैं तो सर क्या होता है, क्या ये शेयरिंग स्ट्रेन है या फिर यहाँ पे हमारा लॉन्गिट्यूडनल है, क्या है? अगर आप थोड़ा ध्यान दो, जब हम स्प्रिंग को खींचते हैं तो वी एज्यूम वन थिंग, हम यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं या फिर हम कह सकते हैं सबसे क्लोजेस्ट जो अप्रोच है इसको समझने की वो ये है कि यहाँ से लेंथ नहीं बदलती, ये स्प्रिंग तो ऐसे ऐसे टाई किया हुआ है ना, तो स्प्रिंग की लेंथ में चेंज नहीं आता, तो यहाँ पे जो स्ट्रेस या स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है वो शेयरिंग होता है। तो जब हम स्प्रिंग को खींचते हैं तो जो टाइप ऑफ स्ट्रेन और स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहा है यहाँ पे वो ये कैसा है, टाइप ऑफ स्ट्रेन और स्ट्रेस जो यहां पे प्रोड्यूस होता है वो हम कंसीडर करके चलते हैं शेयरिंग, ठीक है ना। लास्ट ईयर से रिलेटेड क्वेश्चन भी आया जो मैं आपको कराऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, आज नहीं, आज जस्ट आप इसको थोड़ा सा रिवाइज करोगे, फिर मैं इस नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, सेम ही है जो मैं बता रहा हूं वही चीज पूछी थी उन्होंने भी। तो यहां पे जो स्ट्रेन और स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है वो शेयरिंग होता है। इसका रीजन क्या है सर, ऐसा क्यों हम कह रहे हैं कि वो शेयरिंग है, क्या रीजन है सर, हम शेयरिंग क्यों कह रहे हैं? क्योंकि देखो अगर ये लॉन्गिट्यूडनल होता, अगर ये लॉन्गिट्यूडनल होता तो डेफिनेटली क्या कह सकते थे, लॉन्गिट्यूडनल में जो हमारी वायर है उसकी लेंथ बढ़नी चाहिए, यहाँ स्प्रिंग खींच रहा है, स्प्रिंग ऐसे खींच रहा है, बट वायर की लेंथ का मतलब है ये देखो, ये पूरी, ये इस सभी चीजों को आप ऐड कर दो, दिस इज द टोटल लेंथ ऑफ द वायर। आपने एक्चुअली एक वायर को ऐसे टर्न टर्न करके रखा हुआ, ये लेंथ को चेंज करना नहीं हुआ, स्प्रिंग की लेंथ इज नॉट द लेंथ ऑफ द वायर। आप ये मत कहना स्प्रिंग को खींचोगे तो लेंथ बढ़ जाएगी, अरे स्प्रिंग की लेंथ इज नॉट द लेंथ ऑफ वायर, आपने एक वायर को ऐसे ऐसे टर्न करके बनाया है, दैट बिकम्स अ स्प्रिंग,
उसको आपने एक स्प्रिंग की शेप में दे दिया, अब उसको खींच रहे हो, अगर आप पूरा खींच दोगे तो सीधी वायर तब बनेगी, आप पूरा खींच दो स्प्रिंग को तो एक वायर बन जाएगी ना। अब आप उसको खींचोगे, उसकी लेंथ बढ़ाओगे तो उसको एक्सटेंशन कहेंगे। तो यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन नहीं मिल रहा है, यहाँ पे जो भी एक्सटेंशन मिलता है वो कैसा मिलता है, शेयरिंग। क्योंकि अगर आप यहां से देखोगे बाय अप्लाइंग, है ना, यहां पे हम कह रहे हैं बाय अप्लाइंग, बाय अप्लाइंग अगर हम कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, बाय अप्लाइंग फोर्स वी आर नॉट इंक्रीजिंग, वी आर नॉट इंक्रीजिंग लेंथ ऑफ स्प्रिंग, हम स्प्रिंग लेंथ ऑफ वायर, ठीक है ना, लेंथ ऑफ वायर, ठीक है। तो यहां वायर की लेंथ नहीं बढ़ रही, सो नो लॉन्गिट्यूडनल, सो नो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और स्ट्रेन, कोई लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और स्ट्रेन की इसलिए कोई बात यहां पे अभी हम नहीं कर रहे हैं। तो ओनली स्ट्रेस और स्ट्रेन जो है वो कैसा है, यहां पे शेयरिंग है, वो कैसा है, इस पे शेयरिंग लग रहा है, यानी कि जो भी हमारा यहाँ वायर है इसके सरफेस के पैरेलल लग रहा है, यानी कि हमारे यहाँ एक तरीके से एक सरफेस को दूसरी सरफेस के ऊपर खिसकाना होता है ना, ये भी कुछ ऐसा ही है। तो यहाँ पे जो हमारा इफेक्टिव शेयरिंग स्ट्रेस या स्ट्रेन डेवलप होता है, उसी की वजह से स्प्रिंग आगे की तरफ बढ़ता है। स्प्रिंग की लेंथ चेंज होती है, वायर की नहीं, वायर नहीं है, वायर को टर्न करके स्प्रिंग को बनाया गया है, ठीक है ना। सो क्लियरली याद रखना, स्प्रिंग वाला केस, इसमें आपसे पूछा गया था लास्ट ईयर भी कि कौन सा स्ट्रेस या कौन सा स्ट्रेन होता है, तो इसका आंसर कौन सा है, शेयरिंग वाला, ठीक है ना, लॉन्गिट्यूडनल नहीं है, शेयरिंग है। ओके, सो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में मैं इतना ही रखूंगा, क्योंकि एक लेक्चर हम और इसमें रखेंगे, एक लेक्चर मैं आपके लिए और लेके आऊंगा, उसमें भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है ना। अगर मैं दोनों लेक्चर को कंबाइन करता काफी लंबा लेक्चर हो जाता, क्योंकि कई स्टूडेंट्स ने रिसेंटली रिक्वेस्ट की है कि थोड़ा सा सर लेक्चर ज्यादा लंबे हो जाते हैं, बहुत सारी क्लासेस होती हैं, इसलिए जस्ट उस केस के लिए मैं इसका थर्ड लेक्चर लाऊंगा, जिसमें मैं आप लोगों के साथ फर्दर डिस्कस करूंगा। वहां पे हम डिस्कशन करेंगे स्ट्रेस के बारे में, थोड़ा सा स्ट्रेस के बारे में मैं आपको बताऊंगा, ब्रेकिंग स्ट्रेस से रिलेटेड सवाल कराऊंगा, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, अगला लेक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, उसको लाइटली नहीं लेना है। प्लस उसमें पोटेंशियल एनर्जी के बारे में चर्चा करेंगे, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में डिस्कशन करेंगे, कुछ रिलेशन पढ़ेंगे हमारे, इनके बीच में क्या रिलेशन होता है, पॉइजन रेशियो के बारे में मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है, गामा में मतलब हमारे यंग्स मॉडुलस में, बल्क मॉडुलस में, और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, या फिर जो भी हमारे शेयरिंग मॉडुलस है, इन सब में क्या रिलेशन है वो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। सो रिवीजन में मैं आपको बता देता हूं आज का टेक अवे क्या है। आज के टेक अवे में हम लोगों ने सबसे पहले कर्व पढ़े, सबसे पहले मैंने आप लोगों को स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन के बारे में पढ़ाया है कि क्या होता है स्ट्रेस, क्या होता है स्ट्रेन, उनके बीच का ये रिलेशन हम लोगों ने आज डेवलप किया है। हमने डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स पढ़े हैं, हमने देखा था प्रोपोर्शनल रीजन भी हो सकता है उसमें, ठीक है ना, हम लोगों ने पढ़ा था प्रोपोर्शनल रीजन भी हो सकता है, इलास्टिक रीजन भी हो सकता है, ठीक है ना। इलास्टिक रीजन और प्रोपोर्शनल रीजन में क्या डिफरेंस है, प्रोपोर्शनल रीजन में हुक्स लॉ फॉलो होता है, इलास्टिक में हुक्स लॉ नहीं फॉलो होता। मतलब ऐसा हो सकता है कि कोई रीजन इलास्टिक भी हो और प्रोपोर्शनल हो, उसमें तो हुक्स लॉ फॉलो करेगा, अगर खाली इलास्टिक है तो जरूरी नहीं है वो हुक्स लॉ फॉलो करे। प्रोपोर्शनल है तो इलास्टिक होगा, इलास्टिक है तो प्रोपोर्शनल होगा, आप ऐसा नहीं कह सकते, ठीक है। इसके बाद अगर हम ध्यान से देखेंगे स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन में हम लोगों ने अगला रीजन पढ़ा था जहां पे वो क्या करता था, अपनी इलास्टिसिटी लूज करता था, तो हमें यहाँ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन मिलता था। अगर हम और आगे जाएं, ठीक है ना, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन मिलता था। और फिर हम लोगों ने यहाँ से डक्टिलिटी के बारे में पढ़ा था, क्या होता है डक्टाइल, क्या होता है ब्रिटल मटेरियल, क्योंकि फ्रैक्चर पॉइंट जब आ जाता है तो मटेरियल वहां से ब्रिटाइल और डक्टाइल हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व में पढ़ा था, आप जरूर इसको एक बार दोबारा से देख सकते हो। एनसीईआरटी को मैंने कहा था लेके चल रहा हूँ, एनसीईआरटी से ही रिलेटेड चीजें बताई है मैंने, ज्यादा इधर उधर की चीजें नहीं बताई हैं, लिमिटेड चीजें पढ़ो बट बिल्कुल सटीक पढ़ो जो एग्जैक्टली वो है। ओके, इसके अलावा अगर हम ध्यान से देखेंगे हम लोगों ने और क्या डिस्कशन किया था आज के इस पूरे लेक्चर में। आज के इस लेक्चर में बेसिकली हमने मेजरली क्वेश्चंस किए थे, आप देख सकते हो काफी क्वेश्चंस पे हम लोगों ने चर्चा की है, डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट क्वेश्चन के थ्रू देखे। हमने इलास्टोमर्स देखा था, इलास्टिक फटीक के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था, है ना, इलास्टिक फटीक क्या है, इलास्टोमर्स क्या है, उसका ग्राफ पूछा जा सकता है इलास्टोमर का कैसे आता है। प्लस हम लोगों ने यंग्स मॉडुलस और इंटर एटॉमिक डिस्टेंस में क्या रिलेशन होता है ये भी डिस्कस किया था, ठीक है ना, ये भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यंग्स मॉडुलस कैसे डिपेंड करता है
टेम्परेचर पे, वो भी हमने देखा था, टेम्परेचर बढ़ाने से यंग्स मॉडुलस डिक्रीज हो जाता है, इस पे हम लोगों ने चर्चा की थी। प्लस हम लोगों ने ट्विस्टिंग ऑफ रॉड यानी कि या ट्विस्ट स्ट्रेन या जिसको हम शेयरिंग स्ट्रेन भी कहते हैं, इसी को मैं शेयर स्ट्रेन भी कह देता हूं। ट्विस्टिंग में भी जो स्ट्रेन डेवलप होता है वो स्ट्रेन शेयर स्ट्रेन का नाम दिया जाता है, उसका हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था, ठीक है ना। सो डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हमने किए हैं। होमवर्क के तौर पे मैं आप लोगों को बोलूंगा, आप मॉड्यूल एक्सरसाइज 1 एक बार अटेम्प्ट कर सकते हैं, जितने क्वेश्चन आप मैक्सिमम कर सकें, प्लस डीपीपी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये दोनों चीजें आप लोगों को करनी है, डीपीपी प्लस मॉड्यूल, ये दोनों चीजें आप कवर अप कर सकते हैं, ठीक है ना। सो आज के लेक्चर में बस मैं इतना ही रखूंगा, समाप्त करता हूं आज का लेक्चर। आप लोगों को टाइम देता हूं पढ़ने का, रिवाइज करने का। अगले लेक्चर में आऊंगा, अगले लेक्चर में भी हम इस पे चर्चा करेंगे, 3 लेक्चर रखेंगे हम इसमें, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, बाय एवरीवन।